वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ मयंक कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 10, नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये सब चीज़ें शुरू करेंगे। 2 मिनट के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो देखिए हमारे हाथ में इस बार क्या आया है। आप बोलोगे ये तो चीज़ सर हमने देख रखी थी, लेकिन आपने ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। So all in all, this is the new printed edition that has been received by me. सेकेंड एडिशन जो है फार्मूला बुक का वो मेरे हाथ में आ गया। हालांकि अंदर का पूरा कंटेंट सेम है जैसे पहले था, तो एज सच नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बट इट्स जस्ट द न्यू कॉपीज़। कितनी कॉपीज़ आई है पता है फार्मूला बुक की इस बार? 15,000 कॉपीज़ हम लोगों ने प्रिंट कराई है, आई थिंक सो इफ़ आई एम राइट। तो ये सब बुक्स बच्चों को जाने वाली है। आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू इट। 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, 2-3 तो नहीं, एक आधी है। आप अगर रेगुलर बैच ख़रीदते हैं तो उसके साथ ये बुक आपको मिलती है। आप अगर फास्ट ट्रैक ख़रीदते हैं तो उसके साथ आपको ये बुक मिलती है। उसके अलावा आपके फ्रेंड्स अगर लेना चाहते हैं जिन्होंने अपनी क्लास नहीं ली, वो भी इस फार्मूला बुक को अलग से ऑर्डर कर सकते हैं। इट इज़ हार्डली आई थिंक 60-70 रुपये के आसपास हो गए। मतलब 50 रुपीज़ के 50 रुपीज़ तो होगा वो प्राइस, और 20 या समथिंग रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस है, एंड दे कैन गेट इट इन दैट। आइए सर, तो अब हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो, जो सबसे पहली मेथड थी हमारे, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हमारा पर्पस होता है शेयर्स का वैल्यूएशन निकालना, ताकि हम एक्चुअल मार्केट प्राइस को कंपेयर कर सके थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस से। ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम शेयर्स को ख़रीदें, बेचें या होल्ड पे रखें। इसके लिए ये 2 चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअल मार्केट प्राइस तो आपको मार्केट से गूगल करके, स्टॉक एक्सचेंजेस से, सबसे मिल जाएगी। बात आती थी सर थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस की, जिसमें हमने एक थ्योरी देखी। थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस का मतलब ही है ऐसी मार्केट प्राइस जो थ्योरी के दम पे कैलकुलेट होती है। तो एक हमने मॉडल देखा, वो था वॉल्टर्स मॉडल, और एक मॉडल आता है दूसरा, वो है गॉर्डन्स मॉडल। आपको याद होगा वॉल्टर्स मॉडल परपेचुटी के फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो परपेचुटी का जो फॉर्मूला था वो था एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसी को हमने रिप्लेस किया मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आई होप यू रिमेंबर द लॉजिक ऑफ द न्यूमरेटर। अब आप अगर ध्यान दोगे, एक चीज़ आपको पता है कि ये न्यूमरेटर का जो पूरा पार्ट है वो है अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड और बाद में रिटेन्ड अर्निंग, दोनों का टोटल करोगे तो वो आता है अर्निंग पर शेयर। यानी कि वॉल्टर्स बोलता था मार्केट प्राइस डिपेंड करती है अर्निंग्स पे, ईपीएस पे, लेकिन गॉर्डन का ये बोलना है कि मार्केट प्राइस डिविडेंड पे ज़्यादा डिपेंड करती है, ना कि पूरे की पूरी अर्निंग्स पे। तो गॉर्डन का बोलना है कि पूरी अर्निंग न्यूमरेटर में लेने के बजाय आप सिर्फ डिविडेंड लो। क्यों? अगर आप ध्यान देना तो इन्वेस्टर कोई भी शेयर्स जब खरीदता है किसी भी कंपनी के, और कंपनी भले ही इन्वेस्टमेंट करके ईपीएस कमाती है, लेकिन कंपनी जब इन्वेस्टर को वापस देती है तो वो डिविडेंड ही होता है, उसके अलावा और कुछ वापस नहीं देती अर्निंग्स में से। तो पूरी अर्निंग्स तो नहीं देती। डिविडेंड जितना इन्वेस्टर के हाथ में आ रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि कंपनी जितना कमा रही है। क्योंकि कंपनी जितना भी कमाए उसका इन्वेस्टर को तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक उसके हाथ में पैसे नहीं आ जाते, और जो उसके हाथ में आता है उसे डिविडेंड कहा जाता है। तो गॉर्डन का बोलना है कि डिविडेंड के भरोसे डिसीजन लो। अब गॉर्डन मॉडल भी परपेचुटी वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर? मार्केट प्राइस निकालनी है, तो गॉर्डन ने बोला पूरी अर्निंग मत लो, सिर्फ डिविडेंड लो। तो हमने डिविडेंड ले लिया डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये है आपका गॉर्डन्स मॉडल।
इसको बोलते हैं डिविडेंड मॉडल। अब आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, मैंने आपको बताया था परपेचुटी वाले टॉपिक में कि अगर एनुअल कैश फ्लो फर्स्ट ईयर की होती है तो P0 निकलता है, एनुअल कैश फ्लो सेकंड ईयर की होगी तो P1 निकलेगा, यानी कि कैश फ्लो एक साल बाद की होनी चाहिए। आज अगर प्राइस निकालनी है परपेचुटी की तो कैश फ्लो एक साल या 1 पीरियड बाद की होनी चाहिए, ये मैंने क्लियरली बताया था। सेम अप्लाइज टू दिस पार्ट। मार्केट प्राइस आज की निकालनी है तो डिविडेंड एक साल के एंड का लेना पड़ेगा, साल भर के एंड में जो मिल रहा है। अगर आपने डिविडेंड सेकंड ईयर के एंड का लिया तो मार्केट प्राइस फर्स्ट ईयर के एंड की निकलती है। एक चीज़ तो आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई, ये है बेसिक फॉर्मूला। अब एक और चीज़ आती है इसमें कि सर डिविडेंड हर साल कंपनी सेम नहीं देगी, हो सकता है कंपनी डिविडेंड में ग्रोथ ऐड करके दे, यानी कि 5 रुपये का डिविडेंड पहले साल में, ध्यान देना मेरी इस बात पे, 5 रुपये का डिविडेंड पहले साल में और उसके बाद हर साल डिविडेंड को 10% से शायद कंपनी बढ़ा दे। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें टाइमलाइन कुछ इस तरह से बनती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। लेट से हम यहाँ पे मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं और पहले साल का डिविडेंड है 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5। हर साल कैश फ्लो सेम होती थी ना परपेचुटी में, तो 5 रुपये का डिविडेंड हर साल वो आपने न्यूमरेटर पे रख लिया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, उससे मार्केट प्राइस आ जाएगी आपकी। ये जो 5 रुपये आपको दिख रहा है, अगर आप उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कैपिटलाइज करो तो ठीक है। बट मेरा ये कहना है कि कंपनी हर साल सेम डिविडेंड देगी ऐसा नहीं होता। हो सकता है कंपनी पहले साल 5 दे, अब हर साल 10% से ग्रोथ ऐड करे, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने अभी अभी जो डिविडेंड दिया है वो है 5 रुपये का, तो जनरली ये पॉइंट पे जो डिविडेंड दिया जाता है वो पिछले साल का होता है। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, मार्केट प्राइस 0 निकालनी है और अगर आजकल में ही कोई डिविडेंड बांटा गया है तो वो डिविडेंड जनरली पिछले साल का होता है, आने वाले साल का नहीं होता। अब कंपनी ने पिछले साल का डिविडेंड बांटा, जिसे हम करंट डिविडेंड भी कह सकते हैं, या फिर जैसे MP0 कहा है इसको, हम इसे D0 कह देते हैं, डिविडेंड फॉर द 0th टाइम। अब कंपनी बोलती है कि अगले साल से हर साल ग्रोथ डिविडेंड में 10% की होगी, तो उसके अगले साल डिविडेंड कितना आएगा 5.50, उसके अगले साल डिविडेंड कितना आएगा और 10% बढ़ जाएगा 6.05 एंड सो ऑन। ये डिविडेंड 10% से अब बढ़ता जाएगा। ऐसे टाइम पे फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल सर, आपको मार्केट प्राइस यहाँ निकालनी है और डिविडेंड एक साल बाद का लेना है जो कि 5 रुपये 50 पैसे है, तो न्यूमरेटर में 5 रुपये 50 पैसे आना चाहिए। वो कैसा आएगा, 5 रुपये में जब 10% की ग्रोथ ऐड करोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ आपका इस तरह से बन जाता है, थोड़ा ध्यान देना। सो मार्केट प्राइस जब आप 0th टाइम के निकालोगे तो आप न्यूमरेटर में D1 ही लेना है। आप देखना ध्यान से, ये जो है D5.5 ये D1 ही है, राइट। तो D1 ही लेना है, लेकिन वो D1 निकला कैसे सर, D0 में ग्रोथ ऐड करके निकला, तो आप ग्रोथ से मल्टीप्लाई कर दो 1.1। 1 तो 1 किस लिए होता है, ये वाला प्रिंसिपल को इंटैक्ट रखने के लिए। तो 5 रुपये तो 5 रुपये है, उसमें और 10% ऐड करना है 1.10। सो 5 रुपये इंटू 1.10 यू विल गेट 5.50। अब ध्यान देना मेरी बात को, नीचे में कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ग्रोथ माइनस हो जाता है। अब आप बोलोगे सर ऊपर में ग्रोथ हो रही है वो तो ऐड करना समझ में आ गया, लेकिन नीचे ग्रोथ क्यों माइनस हुई। अगर आप नोटिस करोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालना, यानी फ्यूचर की कैश फ्लोज को खींच के लेके आना वापस। तो अगर आप टाइमलाइन पे ध्यान दो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आप फ्यूचर की कैश फ्लो को खींच के लेके आते हो, और ग्रोथ में क्या होता है, आप आगे आज की कैश फ्लो को आगे लेके जाते हो। सो अब दो चीजें हो रही है ग्रोथ के टाइम पे, आप
लेट्स से कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%, ग्रोथ है 10%, यानी आप हर साल 15% से कैश फ्लो को खींच रहे हो, लेकिन 10% से कैश फ्लो को बढ़ा रहे हो। 15 से खींच रहे हो, 10 से बढ़ा रहे हो, 15 से खींच रहे हो, 10 से बढ़ा रहे हो, यानी अल्टीमेटली हो क्या रहा है, 5 से खींच रहे हो, सिर्फ 5% से। 10 तो उसमें से माइनस हो जाएगा। 15, आप 10 कदम आगे जाओ, फिर 15 कदम पीछे आओ, तो एक तरह से आप सिर्फ 5 कदम ही तो पीछे आए। फिर 10 कदम आगे जाओ, फिर 15 कदम पीछे जाओ, तो आप 5 कदम ही तो पीछे आए। ये हर साल हर कैश फ्लो के साथ हो रहा है। आप ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी किसको डिस्काउंट करते हो आप, डिविडेंड को। डिविडेंड जो कैश फ्लोस थे उसकी तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, और ग्रोथ भी किस पे लगा रहे हो, डिविडेंड पे। तो ये दोनों चीजें डिविडेंड पे ही तो अप्लाई हो रही है कि 10% से आगे जा रहे हैं, 15 से पीछे आ रहे हैं, 10 से आगे जा रहे हैं, 15 से पीछे आ रहे हैं। इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से ग्रोथ माइनस करते हैं सर। ये ध्यान में आया आपके? चलो, तो ये भी फॉर्मूला हो गया। बट ध्यान देना, जो बेसिक आपका फॉर्मूला है वो यही है कि मार्केट प्राइस 0th टाइम की निकालनी है तो डिविडेंड फर्स्ट ईयर का होना चाहिए। अगर ग्रोथ, रुको अभी मैं आपको बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लो, ठीक है। और D1 अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, यानी अगले साल का डिविडेंड आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, तो पिछले साल के डिविडेंड में ग्रोथ ऐड करके भी निकाला जा सकता है। और ग्रोथ अगर आ रही है तो माइनस ग्रोथ होगा। इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि अगले साल का डिविडेंड आपको ऑलरेडी दिया हो विथ अ पर्टिकुलर ग्रोथ, तो ऐसे टाइम पे आपको ग्रोथ न्यूमरेटर में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अगले साल का डिविडेंड दिया है। अब मैं ये तीनों चीज़ें आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि एग्जाम्पल कैसे आ सकते हैं। मान लो आपकी टाइमलाइन है ये, और क्वेश्चन बोल रहा है कि डिविडेंड जो है वो है 5 रुपये का, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी हो गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो खैर सेम ले लेते हैं हम, एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ ले लेता हूँ 15%। अब आपको सिर्फ इतना एग्जाम्पल दिया है जिसमें D0 है 5, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%। अब और कुछ बोला ही नहीं है, इसका मतलब ग्रोथ है ही नहीं। अगर ग्रोथ नहीं है तो D1 भी सेम ही आएगा विदाउट ग्रोथ, तो वो भी 5 हो जाएगा। तो हमें दिया हुआ तो सिर्फ ब्लैक वाला हिस्सा था, बट हमें लेना हमेशा D1 होता है, और D1 हमने पहले तो किया कैलकुलेट कि D1 कितना आएगा, क्योंकि ग्रोथ नहीं दी है तो 5 ही आएगा, इसलिए 5 हम रख रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में 5 रखोगे वो ये वाला 5 रुपये होगा, D0 कभी भी नहीं रखते, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा बदल के देता हूँ। मान लो सेम सिचुएशन है और उन्होंने आपको D0 5 दिया है और हर साल की ग्रोथ दे दी 10% की, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे D0 5 रुपये रखोगे और 1.1 ग्रोथ रखोगे। डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% माइनस ग्रोथ। तो अब ये तो समझ में आ गया कि हमें भी अभी भी D1 ही चाहिए, लेकिन D1 कैसे आएगा, पुराने 5 रुपये में 10% ग्रोथ ऐड करके। तो ये आ गया 5 रुपये 50 पैसे। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान देना। अब मान लो D0 आपको 5 दिया था, D1 आपको 5 रुपये 20 पैसे दिया है, या फिर आप एक काम करो, सीधा सीधा ऐसा लो। मान लो आपको क्वेश्चन ने डायरेक्ट D1 ही 5 रुपये दे दिया और बोला कि ग्रोथ है 10% की, तो अब मार्केट प्राइस निकालनी है। अब आप बताओ, फर्क देखना, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में सिर्फ एक ही फर्क है कि यहां जो 5 रुपये दिया था वो D0 था, तो इसलिए हमने उसमें ग्रोथ अलग से ऐड करी, क्योंकि हमें तो D1 ही चाहिए। तीनों केस में हमें जो चाहिए न्यूमरेटर में वो सर D1 ही होगा, एक चीज याद रखना। और हमें यहां D0 दिया था इसलिए ग्रोथ ऐड करी, लेकिन यहां जो 5 रुपये दिया हुआ है वो ऑलरेडी D1 है, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। तो ऑलरेडी अगर D1 है तो और ग्रोथ ऐड करने की जरूरत नहीं, हम ये अज्यूम करेंगे कि इसके अंदर ग्रोथ
एडेड है, इसलिए न्यूमरेटर में मैं कहीं और ग्रोथ ऐड नहीं करूंगा। हाँ, डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, जो कि होना है। ये चीज़ का ध्यान रखना। बहुत बार क्वेश्चन में बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सर ग्रोथ तो दोनों क्वेश्चन में दी थी। ध्यान देना, आपका सवाल क्या होगा, सर ग्रोथ तो दोनों क्वेश्चन में दी थी, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में ग्रोथ ऐड नहीं करी, यहाँ न्यूमरेटर में ग्रोथ ऐड कर रहे हो। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको तीनों केस में जो फिगर चाहिए न्यूमरेटर में वो D1 चाहिए, और यहाँ वाले पार्ट में, तीसरे पार्ट में D1 में ऑलरेडी ग्रोथ एडेड है, ये माना जाता है, क्योंकि तभी वो D1 निकाला हुआ है। अदरवाइज आप D1 में ग्रोथ ऐड कर दोगे ना, वो ऑटोमेटिकली D2 बन जाएगा। D1 में ग्रोथ ऐड करोगे तो एक साल और आगे शिफ्ट हो गया, वो D2 बन जाएगा। अब D2 से MP0 नहीं निकाला जा सकता सर, D2 से MP1 निकाला जा सकता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। वर्डिंग्स कई बार आएगी, अब कैसे समझ में आएगा सर कि आज का डिविडेंड है या कल का डिविडेंड है? अगर D0 है तो कुछ वर्डिंग्स ऐसी आएगी, जस्ट पेड डिविडेंड, कि हमने अभी अभी इतना डिविडेंड पे कर दिया मतलब D0। अगर उन्होंने बोला कि करंट डिविडेंड 5 रुपए है, इसका मतलब वो D0 है। अगर उन्होंने बोला कि एग्जिस्टिंग डिविडेंड 5 रुपए है, इसका मतलब वो D0 है। ये सब ये दर्शाता है कि ये पुराना डिविडेंड है। लेकिन कोई भी डिविडेंड D1 है, ये कैसे पता चलता है? जब उन्होंने बोला कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड 5 रुपए, यानी कि वो आगे की बात कर रहे हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड 5 रुपए अगर उन्होंने बोला तो वो आगे की बात कर रहे हैं। टू बी पेड अगर लिखा, जस्ट पेड की जगह टू बी पेड लिखा, तो वो आगे की बात कर रहे हैं। थोड़ा अंदाजा आपको वर्डिंग से लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब हो गई बातें डिविडेंड की। अब आते हैं सर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ मैं रुक के आपको पहले कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रख दो, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरी तरफ से गलती है, बोल सकते हो। मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है, सीक्वेंसिंग में गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा आगे भेजना चाहिए था, उसके बाद के क्वेश्चन थोड़े इजी है, जो कॉन्सेप्ट समझने में आसान रहेंगे हमारे लिए। तो पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 10 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11 पे, थोड़ा ध्यान देना। सैंडी लिमिटेड हैज़ अ बुक वैल्यू, थोड़ा फटाफट ख़त्म करेंगे इस चीज़ को। रीज़न भी मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, और ऐसे क्वेश्चंस भले ही सिलेबस का पार्ट है, मेरा बताना भी ज़रूरी है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत कम है। ये जो 4-5 क्वेश्चन हैं, कब से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे ये भी मैं बता दूंगा, लेकिन जब तक नहीं है तब तक हम थोड़ा फास्ट लेंगे, ठीक है। सैंडी लिमिटेड हैज़ अ बुक वैल्यू ऑफ ₹140। बुक वैल्यू एक शेयर की उसकी 140 है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 16%, तो उसका ROE कितना है सर? 16%। और इक्विटी की वैल्यू ही उसकी एक शेयर की 140 है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम 140 पे 16% निकाल के, लगा के हम क्या निकाल सकते हैं? अर्निंग पर शेयर। 140 रुपये उसकी शेयर की प्राइस है, भले ही बुक वैल्यू है, और 16% है रिटर्न ऑन इक्विटी, और इक्विटी है 140। तो रिटर्न मतलब क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेते हैं, बट पर शेयर है तो हम EPS बोलेंगे। ध्यान देना, आपको याद होगा रिटर्न ऑन इक्विटी का ये फॉर्मूला था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सारी वैल्यू ले लोगे, टोटल याद होगा, पहले तो 4 लाख का प्रॉफिट और 40 लाख का टोटल होता था तो 10% निकालते थे। बट अगर ये भी पर शेयर है, ये भी पर शेयर है, तो ये भी पर शेयर निकलेगा, ठीक है। अब ये 16% हो गया, इक्विटी कैपिटल आपका 140, तो ये भी पर शेयर ही निकलेगा, EPS। तो 140 का 16% हमारा EPS आ जाएगा। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, 22 रुपये 40 पैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड इट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 60%। ध्यान देना, अर्निंग पर शेयर के 2 हिस्से होते हैं, एक डिविडेंड पर शेयर और एक रिटेन्ड अर्निंग्स, और दोनों का टोटल 100% होना चाहिए सर, ठीक है। अब रिटेन्ड अर्निंग अगर 60% बोल रहा है तो डिविडेंड कितना बांटा गया सर? 40%। अर्निंग पर शेयर हमने निकाला 22.40, उसका 40% विल बी द डिविडेंड। देख रहे हो यहाँ पे आप, 40% यानी कि 8.96 डिविडेंड आ गया, ठीक है। आगे, व्हाट इज द प्राइस ऑफ इट शेयर नाउ इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%, जो कि हो गई KE।
अब वो बोल रहा है कि प्राइस क्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखोगे अडॉप्ट परपेचुअल ग्रोथ मॉडल टू अराइव एट द सॉल्यूशन। ठीक है सर, सॉल्यूशन पे पहुँचने के लिए हमें ग्रोथ मॉडल इस्तेमाल करेंगे। अब ग्रोथ मॉडल में हमारा ये रहा वो फॉर्मूला, P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। इस D1 को न्यूमरेटर में आप ऐसे भी लिख सकते हो D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ। अब हमारे पास में डिविडेंड की वैल्यू आ गई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई है, लेकिन ग्रोथ नहीं पता। तो ग्रोथ कैसे निकालते हैं हम वो देखेंगे पहले। आइए देखो, तो सबसे पहले एक और कॉन्सेप्ट जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है ग्रोथ कैसे निकालते हैं जब नहीं दी होती है क्वेश्चन में। मान लो कंपनी ने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, ठीक है, और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ 16% की है, लेके चलते हैं जैसे ही 16% इस क्वेश्चन में दिया था। तो अर्निंग पर शेयर कितना आया सर आपका इस साल का? 16 रुपये आया। कि कंपनी ने कितना कमाया? 16 रुपये। कंपनी के पास कैपिटल कितना था पहले? 100 रुपये का। कंपनी ने कितना कमाया? 16 रुपये। अब कंपनी ने इसमें से मान के चलो डिविडेंड बांट दिया, और हम मान के चलते हैं कि डिविडेंड लेट से 25% है, ठीक है। तो डिविडेंड का जो रेशो वो 25% ले लो, और रिटेंशन का जो रेशो है वो 75% ले लो, ठीक है। तो डिविडेंड 25% बांटोगे तो वो 4 रुपये होगा। तो रिटेन्ड अर्निंग कितना हुआ आपका? 12 रुपये आपने रिटेन कर लिया। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये साल हो गया ख़त्म, और यहाँ पे हमारी कुछ फिगर्स थी, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, ठीक है। अब आप बताओ कि कंपनी के पास कितना पैसा है? जो आपने इन्वेस्ट करा था 100 रुपये वो, और जो कंपनी ने अर्निंग्स में से अपने पास रख लिया वो। तो 100 और 12 कितने हो गए? 112 रुपये। तो टोटल कंपनी के पास अब कितना कैपिटल बचा हुआ है? 112, जो अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड करेगी। यानी कि अगले साल कंपनी 112 पे कमाएगी। 100 तो पहले से थे, ध्यान देना, 100 तो पहले से थे, 16 कमाए, उसमें से 4 उसी साल बांट दिए, तो वो इन्वेस्टर के हाथ में चले गए। कंपनी के पास 12 ही बचे। 100 और 12, 112 कंपनी के पास बचा हुआ है। अब ये 112 पे कंपनी, मैं मान के चलता हूँ सेम रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम रखें, तो 112 पे 16% आता है 17.92 अर्निंग पर शेयर आया, 17.92। अब आप मेरे को दो चीज़ों में कंपैरिजन करके बताओ कि क्या ग्रोथ दिख रही है आपको यहाँ पे कंपनी में? पहले साल 16 रुपये कमाया, अगले साल 17 रुपये 92 पैसा कमाया। क्या यहाँ पे ग्रोथ है? हाँ सर, 1 रुपीज़ 92 पैसे की ग्रोथ है। ग्रोथ नहीं है कब बोलते? जब 16 रुपये पिछले साल कमाया और इस साल भी 16 रुपये कमाया। जब कमाई सेम चल रही है तो ग्रोथ कहाँ है? बट कमाई अगर बढ़ गई तो ग्रोथ है, और वो ग्रोथ है 1 रुपीज़ 92 पैसे की, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये जो ग्रोथ है ये कैसे निकाली गई? मतलब ग्रोथ का अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, ग्रोथ 17 रुपये 92 पैसे इस साल कमाए, पिछले साल 16 कमाए थे। तो पिछले साल की कमाई के हिसाब से कितनी कमाई हमारी ग्रो हुई है? 1 रुपीज़ 92 पैसा ग्रो किया हमने। अगर आप ऐसा देखोगे तो वो आता है 12% की ग्रोथ। तो ग्रोथ कितनी आ गई आपकी? 12% की आ गई यहाँ पे। अब ध्यान देना, अब बात ये आती है कि ये ग्रोथ सर कैलकुलेट कैसे करें? मतलब व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग दिस ग्रोथ? इफ़ यू विल अंडरस्टैंड, ये जो एक्स्ट्रा 1 रुपये 92 पैसे आपने कमाया है वो 16% से कमाया है इस रिटेन्ड अमाउंट पे जो 12 रुपये है। आप कैलकुलेट करके देखो, 12 पे 16% लगाओ, 12 पे 16% लगाओगे तो एग्जैक्ट 1.92 आता है। यानी कि कहीं ना कहीं इस ग्रोथ का ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलता हूँ, ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और ये जो रिटेंशन एक्स्ट्रा रिटेन्ड अमाउंट है उससे लेना देना है। एग्जैक्टली सर, उसी से लेना देना है। इसीलिए ग्रोथ का फॉर्मूला बन जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेशो, विच इज़ 16% मल्टीप्लाइड बाय कितना रिटेन करके रखा था सर आपने? 75%। सो अगर आप ऐसा कैलकुलेट करोगे 75 का 16% तो दैट कम्स टू 12%।
वही अमाउंट, वही फिगर एग्जैक्ट आ रही है जो आप यहाँ से निकाल रहे थे। तो ये बन जाता है आपके ग्रोथ का फॉर्मूला। ठीक है, कई बार क्या होगा, कई बार आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, बी इंटू आर, या फिर यहाँ लिख देता हूँ ग्रोथ इज इक्वल टू बी इंटू आर। वहाँ पे बी यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स या रिटेंशन रेशो, और आर मतलब आरओई। तो ये चीज़ याद रखना, ये बेसिक फार्मूला है जो बहुत बार आपको दिखेगा, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी का मतलब है रिटेंशन रेशो जो कि 75% है, आर का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया आपका। आओ सर अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आया कि ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे सर बी इंटू आर से। बी है रिटेंशन रेशो, 60% हम रिटेन कर रहे हैं, डिविडेंड 40% हम बांट रहे हैं, और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा, दिया हुआ है। तो 16% को 60% से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9.6% की आपकी ग्रोथ आती है। ये लॉजिक समझा आपको कि कहाँ से आता है। तो हमने एक नया फॉर्मूला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सीखा। ठीक है, फॉर्मूला बुक में मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्टर्स मॉडल के बाद पेज नंबर 10 फार्मूला बुक में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कवर्ड है ग्रोथ वाला फार्मूला, बी इंटू आर, रिटेंशन रेशो इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इतना समझ में आया? आगे बढ़े, वापस आता हूँ सर मैं अपने क्वेश्चन पे। तो बस अब आपके पास में सब कुछ है। 8.96 आपका आ गया था डिविडेंड का अमाउंट। ये हम एक इसके अंदर अगले साल का ही मानेंगे कि इतना डिविडेंड हम दे रहे हैं, तो वो उसके अंदर ग्रोथ इंक्लूडेड है ये मानेंगे हम, ये पुराना डेटा नहीं मानेंगे सारा। ठीक है, 18% की कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दी हुई है और 9.6% का आपकी ग्रोथ रेट हो गई। टोटल 106.67 आपके फाइनल अमाउंट है, मार्केट प्राइस जो होनी चाहिए। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ ध्यान देना, 18% से हम डिस्काउंट कर रहे हैं, 9.6% से ग्रो कर रहे हैं। किसको? 8.96 को। ये इसके अंदर ऊपर में जो डिविडेंड है उसको हम डिस्काउंट और ग्रोथ दोनों लगा रहे हैं। तो आज की प्राइस जो आनी चाहिए वो है 106.67 थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इस क्वेश्चन में भी एक नई चीज़ हम सीखेंगे कि मार्केट प्राइस जो आज निकालनी होती है वो फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो जब भी हम, ध्यान देना मेरी बात पे, कि जब भी हम मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी करते हैं, या फिर डिविडेंड D01 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ करते हैं, या फिर D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ करते हैं, इन सब का एक ही मतलब निकलता है कि फ्यूचर में मिलने वाले हर डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू इज़ द आज की प्राइस, आज की उसकी प्राइस। तो बोलने का मतलब क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 4 साल के एंड तक कहानी रोक दी, बट ये जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये परपेचुटी वाले फॉर्मूले से डिराइव हुआ है, इसमें कोई एंड नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ये ऐसा दिया जाए कि पहले साल इतना डिविडेंड, दूसरे साल इतना डिविडेंड, तीसरे साल इतना डिविडेंड, चौथे साल इतना डिविडेंड दिया जाएगा और चौथे साल में इस पर्टिकुलर प्राइस पे शेयर बेच दिया जाएगा, तो अगर मैंने ये शेयर खरीद रखा है तो मुझे ये पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और डिविडेंड वो मिलने के बाद जो प्राइस पे मैंने शेयर्स को बेचा वो आ रहा है। 5 चीज़ें आ रही है, 4 साल के डिविडेंड और चौथे साल की मार्केट प्राइस। क्वेश्चन ये आता है कि आज की मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड होगी। तब तो आप ये एग्जैक्ट फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये वाले फॉर्मूलाज जो है, ये परपेचुटी की बात करते हैं। परपेचुटी वहां अप्लाई होती है जहां पे टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, टाइम बढ़ते ही जाता, कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर टाइम ख़त्म हो रहा है
तो सर मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे आपका तीसरा कॉन्सेप्ट आता है डिस्काउंटेड डिविडेंड डिस्काउंट, या फिर आप उसको, बहुत सारे नाम हैं, अब मैं एक नाम बोल रहा हूँ जिसमें सब कुछ कवर होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसमें आप आगे की जितनी भी कैश फ्लोज है उन सब को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इन दोनों की जो टोटल हो रही है क्योंकि टाइमिंग सेम है, इसको भी, ये चारों की जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी आज की मार्केट प्राइस। सर कैसे बनेगी? बहुत सिंपल है। जब फ्यूचर में, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मान लो 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, और ये है 100 रुपये, इन सब की आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली और वो टोटल आ रही है लेट्स से 90 रुपीज़। इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू की टर्म में आपको इस शेयर से जो मिलने वाला पैसा है फ्यूचर में वो है 90, यानी आज की टर्म में बात करें तो 90 रुपए से ज्यादा आपको नहीं मिल रहा। 2 और 100 रुपए से ज्यादा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो 90 रुपए से भी ज्यादा मिल रहा है क्या आज की टर्म में बात करें तो? नहीं मिल रहा। जब किसी चीज को खरीद के मुझे 90 रुपए से ज्यादा नहीं मिल रहा तो उसको खरीदने में मैं 90 रुपए से ज्यादा क्यों दूंगा? तो जो मैं मैक्सिमम अमाउंट दे सकता हूं इस शेयर को खरीदने के लिए आज, वो 90 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर मैंने एक भी रुपया पेमेंट करा तो मेरा तो नुकसान ही है। मेरे को 91 देके 90 हासिल करने में कोई मजा नहीं आ रहा। अब कम जरूर करवा लो, जितना कम करवाना है, 85, 80 जो भी है। तो थेरोटिकल प्राइस जो इसकी आती है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, अगर ये तो खैर 4 साल का एग्जाम्पल था, लेट्स से मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ बहुत सिंपल सा, कि आज आपको शेयर कितने में खरीदना है ये निकालना है, बट ये शेयर खरीदने के बाद आपको लगता है कि यार डिविडेंड जो है अगले साल मुझे 6 रुपये का मिलेगा और उसी साल में शेयर को बेच दूंगा 36 रुपये में। 6 रुपये का मिलेगा, 36 रुपये में मैं शेयर को बेच दूंगा। अब बताओ आज आपने कितने में खरीदना चाहिए? बहुत सिंपल है सर, 6 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो जो आपको मिलने वाला है, 36 की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो जो आपको मिलने वाला है, ये दोनों की टोटल विल बी द आज की मार्केट प्राइस थेरोटिकल, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम इज दिस क्वेश्चन, ध्यान देना सर। शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हो गया? आज थोड़ी है, कल की बात हो रही है। एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 36, तो ये हो गई मार्केट प्राइस एक साल बाद की, विथ अ डिविडेंड ऑफ ₹6 आफ्टर 1 ईयर। अंडरलाइन करो आफ्टर 1 ईयर को और उसके ऊपर लिखो D1। ठीक, आज से एक साल बाद 6 रुपये का डिविडेंड मिलेगा और 36 रुपये में हम उस शेयर को बेच देंगे और हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 20%। बताओ आज कितने में खरीदना चाहिए? सिंपल सी बात है, 20% से डिस्काउंटिंग कर लो। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। ये हमने पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.20 और इक्वल्स टू दबाओगे तो आपको एक साल का फैक्टर मिल जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में एक साल का ही चाहिए, जो कि आता है 0.888 आई थिंक 0.833, यानी इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। D1 भी एक साल बाद का है, MP1 भी एक साल बाद का है। सिंपल आपका ये फॉर्मूला निकलता है कि P0 इज इक्वल टू D1 प्लस MP1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। 36 डिवाइडेड बाय 1.20 यानी कि 30 रुपये। सॉरी, 36 और 6 है ना, दोनों ऐड करना है, तो ये हो गया 42 डिवाइडेड बाय 1.20। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 42 इंटू, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ लिखने का, और आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि D1 प्लस MP1 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर फर्स्ट ईयर। सो 42 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर फर्स्ट ईयर क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.20, 42 इंटू 0.833, 35 रुपीज़। ये रहा, कहानी खत्म। आज उस शेयर की कीमत 35 रुपये होनी चाहिए, यानी कि मेरी बात को ध्यान देना,
₹35 में अगर वो आपने शेयर खरीद लिया तो एक्चुअल में फ्यूचर वैल्यू जो आपको मिल रही है वो ₹35 की ही मिल रही है, उससे ज़्यादा नहीं मिल रही सर। यानी 35 में आज खरीदना और कल जाके ₹6 और 36 में बेचना बात बराबर है, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हो रहा अगर आपकी 20% की रिक्वायरमेंट है तो। हाँ, उल्टे तरीके से बात करनी है तो ये है कि सर 20% में कमा रहा हूँ, इसमें 20% मेरी कमाई हो रही है, इसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आज के 35 की कल की जो वैल्यू है वो है ₹6 और ₹36, 42, वो है 20% का इनकम उसके अंदर। तो ये हो गया आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू गोल्डन लिमिटेड। आप देखना ये बिफोर टैक्स प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया 75 करोड़ का, टैक्स हमने माइनस कर दिया 30%, सो 75 पे 30% आता है 22.5, यह आता है 52.5। तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, चलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। उसके बाद में देखना नीचे में नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है। अब ये करोड़ में दिया हुआ है और ये लैक्स में दिया हुआ है, फ़र्क देखना यहाँ पे। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर लिख लेंगे 75, यहाँ हो गई गड़बड़, क्योंकि 52.50 करोड़ में है और 75 आपका लैक्स में है। या तो दोनों करोड़ में होना या तो दोनों लैक्स में होना, बेसिस सेम होना, नहीं तो गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ 75 मैं एक काम करता हूँ 0.75 कर देता हूँ, तो ये भी करोड़ में आ गया नंबर ऑफ शेयर, प्रॉफिट भी करोड़ में आ गया। तो ये हो गया आपका अर्निंग पर शेयर विच कम्स टू 70। अब ध्यान देना, रिटेंशन रेशो जो है वो है 80%, तो रिटेन्ड अर्निंग हमारी इससे निकल जाएगी। ₹70 का 80% हम रिटेन कर रहे हैं, यानी कि ₹56, और जो डिविडेंड बांट रहे हैं वो है सर ₹14 का। आपका ROI, आपका KE दिया हुआ है। अब देखो क्या निकालना है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इन द बुल मार्केट वॉज समवेयर अराउंड 2100 पर शेयर। एक शेयर की जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो एक्चुअल मार्केट प्राइस हो गई। एडवाइस वेदर द शेयर ऑफ गोल्डन लिमिटेड शुड बी परचेज्ड और नॉट। हम गोल्डन लिमिटेड के शेयर कब परचेस करेंगे, जब एक्चुअल मार्केट प्राइस कम आएगी थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस से। तब हम बोलेंगे कि यार मार्केट में कम रेट में मिल रहा है तो खरीद लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो परचेस करेंगे, इसका उल्टा हुआ तो नहीं करेंगे। अब सारी की सारी बात आके रह जाती है थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस पे। अब हम निकालेंगे थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। फर्दर ऑल्सो सजेस्ट द फॉर्म ऑफ मार्केट प्रीवैलेंट एज पर EMH थ्योरी, इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ये था सिक्योरिटी एनालिसिस में, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन बोलता है गॉर्डन्स का ग्रोथ मॉडल इस्तेमाल करो। अब यहाँ थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आती है। एम्बिग्यूटी ये आती है कि गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल के जो फॉर्मूला आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे मार्केट प्राइस का, वो कुछ इस तरह से आता है, D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। एम्बिग्यूटी या कन्फ्यूजन बोलो बच्चों में, बट इस D1 को एक अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होता है सर, EPS में से रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस करके, बराबर बोल रहा हूँ। अब ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ये कैसे डिसाइड होती है, ध्यान देना। रिटेन्ड अर्निंग अगर आपकी 80% है तो क्या मैं डिविडेंड पे आउट रेशो जो है वो मैं 20% मान सकता हूँ, यानी कि मैं इसी चीज़ को 1 - 0.80 लिख सकता हूँ। देख लो 1 - 0.80 क्या आता है, डिविडेंड पे आउट रेशो ही तो आता है, बराबर बोल रहा हूँ। तो कई बार आपको फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी मिलेगा सर, EPS इन ब्रैकेट 1 - B। आप बोलोगे ये क्या नया फॉर्मूला आ गया, ऐसा फॉर्मूला। और ग्रोथ का भी नीचे क्या फॉर्मूला होता है, B × R। अब आप बोलोगे सर ये नया फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, तो ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। बट अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो EPS था आपका ₹70, रिटेंशन था 80%। एक तरह से 70 को 20% से मल्टीप्लाई करना यानी डिविडेंड ही तो हो गया। तो वो जो पूरा न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो और कुछ नहीं, डिविडेंड ही है सर, डरने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे भी जो BR लिया है वो और कुछ नहीं, ग्रोथ ही है। तो नीचे में कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लो, ये देखो
यही मैं बात कर रहा हूँ। ई इन ब्रैकेट 1 माइनस बी इज नथिंग बट डी, सही है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस बी आर इज नथिंग बट ग्रोथ। तो यही तो रखना है आपको। 70 रुपये 1 माइनस 0.80, 15 का आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, और आपने ये ग्रोथ कैलकुलेट कर ली 80% को 18 रिटर्न ऑन इक्विटी से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी कहाँ से आया, ये रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 18% दिया हुआ है, तो वही 18% इंटू 80% करा तो 14.4% की ग्रोथ आ गई। ये लो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप बोलोगे यहाँ पे सर जो न्यूमरेटर है इसमें ग्रोथ क्यों नहीं ऐड करी, 1 प्लस जी क्यों नहीं करा? तो एक थंब रूल लिख लो जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है बहुत सारे आंसर्स में। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है कि डिविडेंड जो दिया है वो D0 है, तो ही उसे D0 लेना है। यानी कि उसने बोला पास्ट डिविडेंड, प्रीवियस डिविडेंड, करंट डिविडेंड, अगर ऐसा कुछ बोला जाता है तो ही उसे D0 लो, अदरवाइज उसे D1 ही मानो। इसके पहले का भी एक क्वेश्चन आपने देखा था, वहाँ पे भी हमने उसे D1 ही माना सर। यहाँ पे भी हमने अर्निंग पर शेयर से डिविडेंड निकाला था, अर्निंग पर शेयर से डिविडेंड निकाला था, उसे D1 ही माना, कोई ग्रोथ ऐड नहीं करी। यहाँ पे भी हमने अर्निंग पर शेयर से ही डिविडेंड निकाला है 70 इंटू 0.20, उसको भी हमने D1 ही माना। स्पेसिफिकली दिया होगा तो ही D0 मानेंगे और ग्रोथ ऐड करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट आप लेके चलो। तो ये वही फॉर्मूला है, आप अपने इस फॉर्मूले में रखो, आपका आंसर आ जाएगा 2333। आप थोड़ा ध्यान देना, आपकी थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस जो निकल के आई, आपकी थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस जो निकल के आई वो थी सर 2333.33। अब आप वापस ऊपर जाओ, एक्चुअल मार्केट प्राइस 2100 विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2333.33। तो क्या करना चाहिए सर, शेयर्स अंडर वैल्यूड है ना मार्केट में, हमारे हिसाब से तो 2333 में बिकना चाहिए, लेकिन वो 2100 में ही बिक रहा है 2100, तो सस्ता बिक रहा है, खरीद लो, वी शुड परचेस इट। यहाँ पे क्लियरली इट इज़ वर्थ टू परचेज द सेम एज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी कि थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। अंडरलाइन करो इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके नीचे लिखो TMP, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। इसको थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस बोलो, इसको फेयर वैल्यू बोलो, तीनों नाम एक ही चीज़ को दर्शाते हैं। इज़ हायर दैन द मार्केट प्राइस इवन इन द बुल पेस, मार्केट प्राइस यानी कि एक्चुअल मार्केट प्राइस। तो इन्होंने उल्टे तरीके से लिखा है। ये देखो, अगर मैं लिखूँ एक्चुअल मार्केट प्राइस शुड बी लेस देन थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, या फिर मैं लिखूँ थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एक्चुअल मार्केट प्राइस, तो दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना। हमने इससे इंटरप्रिटेशन निकाला है हर बार, क्वेश्चन में आंसर में ये दिया हुआ है, तो कोई गलत नहीं दिया हुआ है। अब आप अगर रिजिड रह जाओगे और रटने लग जाओगे तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा, अदरवाइज समझना ज़रूरी है। इसके बाद उन्होंने बहुत ही आसान से शब्दों में दे दिया, द फॉर्म ऑफ द मार्केट इज़ वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एज इट इज़ नॉट डिस्काउंटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। वीक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, पास्ट प्राइसेस के बेसिस पे करंट प्राइसेस डिसाइड नहीं होती। अगर आपको इम्पैक्ट डालना ही है, एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना ही है, तो आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन से कमा सकते हो। हालांकि इतनी ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन में नहीं दी हुई है जिससे आप ये डिसाइड कर सको कि ये वीक फॉर्म है या क्या है, क्योंकि ना पब्लिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ बोला गया है, पास्ट प्राइसेस के बारे में भी आज सच कुछ नहीं बोला गया। जितना भी दिया हुआ है वो सिर्फ ये दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इन द बुल मार्केट वॉज समवेयर अराउंड 2100 पर शेयर। एडवाइस करो कि क्या गोल्डन लिमिटेड ने परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से इतना डिटेल तो नहीं आता, तो थोड़ा अगर आप मेरी बात मानोगे तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि ये कंक्लूजन कैसे निकाला। बट आपको मैं एक और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बताता हूँ, ऐसे केसेस में आपको यही स्टेटमेंट लिखना चाहिए जब इन्फॉर्मेशन नहीं हो। दे जस्ट वांट टू वीक फॉर्म ऑफ मार्केट इफ़ हाइपोथेसिस को ज़्यादा वेटेज है एज़ कम्पेयर टू सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग। हमने भी जो क्वेश्चन देखे वो वीक फॉर्म वाले ही दिखे थे,
ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13। आपने इसमें भी काफ़ी कुछ सीखा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपने गॉर्डन फार्मूला और वॉल्टर्स फार्मूला दोनों आप देख चुके हो, तो अब इसमें दिक्कत नहीं जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 15 अगला क्वेश्चन होगा सर हमारा, इसमें कुछ हम नया सीखेंगे। गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आप देखोगे करंट डिविडेंड लिखा है, अंडरलाइन करो वर्ड को करंट को, तो यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि ये D0 है। डिस्काउंट रेट यानी कि होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ध्यान देना, डिस्काउंटिंग करना, कौन से रेट से डिस्काउंटिंग करते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आपको कॉन्सेप्ट में ये समझ ही नहीं आएगा। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था यही चीज़ कि ग्रोथ माइनस क्यों करते हैं डिनोमिनेटर में, बिकॉज केई वाला जो रेट होता है उससे हम डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं और ग्रोथ वाले रेट से हम आगे बढ़ा रहे होते हैं। डिस्काउंटिंग करना यानी पीछे लेके आना, ग्रोथ यानी आगे बढ़ाना। तो हमने तभी डिस्कस कर लिया था कि डिस्काउंट रेट यानी और कुछ नहीं, 10% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो मेरा ये बोलने का मतलब है जो फॉर्मूला रटेगा उसको ये समझ नहीं आएगा कि अब मैं डिस्काउंट रेट का क्या इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैंने तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ा था। तो जिसको कॉन्सेप्चुअली समझ आता है वो वहाँ उसको दिक्कत नहीं जाएगी, और ऐसा 90% ऑफ द टाइम बच्चों के साथ होता है। इसीलिए फोकस कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा होना चाहिए, ना कि रटने पे। सो डिस्काउंट रेट 10% आ गया, ग्रोथ रेट अपना 2% आ गया। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है स्टॉक के, बहुत सिंपल है। मार्केट प्राइस आज की निकालनी है, D0 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, ये फॉर्मूला लगेगा। सर आपने ऊपर D1 क्यों नहीं लिया? D1 ही होता है पहली बात तो उसका मतलब, लेकिन क्योंकि करंट लिखा हुआ है क्लियरली, इसका मतलब मैं D0 ही लूँगा उसको और उसमें ग्रोथ ऐड करूँगा। तो ये मैंने D0 लिया, ग्रोथ ऐड करा और मेरी प्राइस आ गई 63.75। अब थोड़ा ध्यान देना, ये तो बहुत आसान सी बात थी। अब आगे ध्यान देना, इज़ द स्टॉक ओवर वैल्यूड? अगर प्राइस 40 है तो आप बताओ कि 40 रुपये अगर प्राइस दी हुई है मार्केट में शेयर की, तो क्या इस स्टॉक को ओवर वैल्यूड कहा जाएगा? आगे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8%, EPS 3 रुपये। शो योर कैलकुलेशन अंडर द PE मल्टीपल अप्रोच एंड अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल। ये दो आपकी थेरी हो गई। इन थेरी से थ्योरेटिकल रेट निकाल लो और एक्चुअल मार्केट प्राइस जो 40 रुपये है उससे कंपेयर करके देखो। PE मल्टीपल अप्रोच यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो, उसमें मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं सर? EPS को आप PE रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे, EPS को PE रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में EPS तो दिया हुआ है लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ। अब एक मिस्टेक क्वेश्चन में है खुद, और ये आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने जो यहाँ पे ROE 8% लिखा है उसको अल्टीमेटली इस्तेमाल किया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की तरह। तो एक्चुअल में देखा जाए तो उन्होंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखना चाहिए था 8%, ना कि ROE। अब मैं ये मान के, मैंने गलती तो बता दी, दिस इज एम्बिग्यूअस। आप अपने क्वेश्चन में आप एक काम करो, कंपाइलर में इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल के लिख दो, दिस इज एम्बिग्यूअस। और मिस्टेक है आपके क्वेश्चन में ही, उसकी उन्होंने ROE इस्तेमाल किया, उन्होंने ROE इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, KE लिखना चाहिए था। अब हम इसे KE मान के आगे बढ़ते हैं, रुक तो सकते नहीं हैं। PE रेशो कैसे निकाला जा सकता है? लास्ट रिसॉर्ट होता है 1/KE। हमने ये देखा है स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में, तो ध्यान देना। अब वैल्यू ऑफ द स्टॉक अंडर PE मल्टीपल अप्रोच, रिटर्न ऑन द इक्विटी जिसको हम KE मान रहे हैं इस क्वेश्चन में 8%, तो उस भरोसे PE निकल गया 1/8% यानी कि 12.50 टाइम्स। EPS क्वेश्चन में दिया हुआ है और EPS और PE रेशो को मल्टीप्लाई किया तो मार्केट प्राइस आ गई 37.50। अब ध्यान देना, आपकी इस थेरी के हिसाब से शेयर की प्राइस होनी चाहिए 37.50 और एक्चुअल में प्राइस है 40 रुपये। तो थोड़ा सा इधर देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्चुअल मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस? यस सर। तो जो चीज 37.50 में मिलनी चाहिए थी वो मार्केट में आज 40 रुपए की मिल रही है, ज्यादा की मिल रही है, उसे हम ओवर वैल्यूड कहेंगे। ओवर वैल्यूड चीज को हम सेल करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है क्या स्टॉक ओवर वैल्यूड है? हाँ सर, 40 में नहीं मिलना चाहिए था, 37.50 में मिलना चाहिए था। ठीक है, अब दूसरा अप्रोच उन्होंने बोला अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल। इसके पहले जो हमने अप्रोच देखा था वो था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल।
तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे आपको पूरा डिविडेंड नहीं अर्निंग को ग्रो करना है। तो अर्निंग तो आपकी 3 रुपए आ गई, अर्निंग आपकी 3 रुपए की आ गई, यहां ध्यान देना। अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल कैसे लिखोगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लिख देता हूं आपको, आप भी लिख लेना अपने कंपाइलर में। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इज लाइक दिस, D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। बट अगर अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल होगा तो आप क्या लोगे? अर्निंग्स को ग्रो करोगे, 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि अर्निंग्स को भी ग्रो करके सेम ही प्राइस आ रही है, डिविडेंड को भी ग्रो करके सेम ही प्राइस आ रही है? पहली बात तो सेम प्राइस आएगी ही नहीं, आपने कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। अगर आपका ये विश्वास है मार्केट प्राइस डिविडेंड पे डिपेंड करती है तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट प्राइस अर्निंग्स पे डिपेंड करती है, जैसे वॉल्टर को लग रहा था, तो हम अर्निंग्स को ग्रो करेंगे और फिर मार्केट प्राइस निकालेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका जो बेस है फैक्ट की या जिस पे बिलीफ है वो बदल गया, ठीक है। अर्निंग कितनी सर? 3 रुपए की। ग्रोथ कितनी? 2% की क्वेश्चन में दी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप क्या लोगे? 8% ही लोगे, ये जो 8% इन्होंने इस पार्ट में दी थी। अब आपका ये बोलना हो सकता है कि सर फिर ये 10% का क्या करें? कुछ भी मत करो, छोड़ दो। अगर नई वैल्यू दी हुई है तो पुरानी वैल्यू को हम छोड़ देते, नई वैल्यू दी है तो पुरानी वैल्यू को छोड़ देते, माइनस ग्रोथ कर लो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। 3 रुपये वो इंटू 1.02 और 8 में से 2 गए 6, आपका 51 आ गया। यानी आपके हिसाब से ये शेयर 51 रुपीज़ में मिलना चाहिए। तो अब देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो शेयर की कीमत है 40 रुपये एक्चुअल मार्केट में, वो तो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू हमने जो निकाली थेरी से। तो ऐसे टाइम पे हम शेयर को क्या कहते हैं? अंडर वैल्यूड। ये है आपका पूरा क्वेश्चन। इसमें आपने 2 चीज़ें सीखी, पी मल्टीपल अप्रोच सीखा, आपने अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल सीखा। एक जो क्वेश्चन में खुद गड़बड़ी थी वो थी आरओई वाला जो 8% है। सर हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा कि ये गलत दिया हुआ है? देखो एग्ज़ाम में तो आपको नहीं पता चल सकता, प्रैक्टिकली अगर मैं भी ये क्वेश्चन सॉल्व करता, ध्यान देना, अगर मैं पहली बार ये क्वेश्चन सॉल्व करता तो मैं डिस्काउंट रेट यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% ही लेता, मुझे नहीं समझ आता कि आरओई का क्या करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो ऐसे चीज़ का कुछ नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन को कुछ भी सिचुएशन हो छोड़ के नहीं आना। आंसर गलत सलत भी लिख के आओ, लेकिन लिख के आओ। अगर इंस्टीट्यूट को बाद में पता चलता है तो वो मार्क्स देती है। खैर ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है तो अब ऐसी मुश्किल या प्रॉब्लम आना मुश्किल है। यानी आप बोलोगे कि सर इंस्टीट्यूट ऑलरेडी अगर एक बार गलती कर चुका है तो उनको आइडिया आ चुका है इस बारे में, तो वो वापस गलती नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आया तो थोड़ी क्लैरिटी ज़रूर देंगे, बट नेवरदलेस हमने हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर दिखा कहीं तो आपने उसको के ही लेना है, अदरवाइज़ नहीं भी लिया तो फिर अब किस्मत ही बाद में जवाब देगी, ठीक है। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 ध्यान देना। शेयर्स ऑफ वॉयज लिमिटेड आर बिंग कोटेड एट अ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 8 टाइम्स। जो मार्केट में शेयर की प्राइस चल रही है वो ईपीएस के 8 गुना चल रही है। कंपनी रिटेन करती है 5 रुपये पर शेयर, जो कि 45% होता है उनके अर्निंग्स पर शेयर का। अब थोड़े देखो, कंपनी रिटेन्स ₹5 पर शेयर विच इज़ 45% ऑफ इट्स अर्निंग। ध्यान देना, ईपीएस, रिटेंशन और डिविडेंड पर शेयर। रिटेंशन कितना है? 45%, तो 55 क्या हो गया? डिविडेंड। अब आप बताओ कंपनी ने कितना रिटेन करा? 5 रुपये। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 5 रुपये कितना है? 45% है। तो जैसे ही 5 रुपये को 45% से डिवाइड करोगे आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा, जो कि आता है 11 रुपये 11 पैसे, और फिर बचा कुचा आपका 6 रुपये 11 पैसे डिविडेंड। ऐसे निकालना है सर रिवर्स कैलकुलेशन करके कि 5 रुपये 45% है तो 100% कितना? ईपीएस आया। और ये 45% अर्निंग में से निकाला जाता है। ये तो आपको पता है कि अर्निंग में से ही रिटेंशन और डिविडेंड होता है। अर्निंग के ही 2 हिस्से होते हैं, एक तो रिटेंशन और एक डिविडेंड।
तो 45% अगर रिटेंशन है तो 55 हो गया डिविडेंड, 5 को 45 से डिवाइड किया, आपका अर्निंग आ गया। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या निकालना है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। अगर मार्केट एक्सपेक्ट करता है ग्रोथ रेट ऑफ 15% पर एनम, आपको मार्केट प्राइस नहीं निकालनी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। हमारी जो फॉर्मूला है वो है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। अच्छा, मार्केट प्राइस तो हमको दी हुई नहीं है क्वेश्चन में, तो उसको भी हम लिखेंगे EPS मल्टीप्लाइड बाय P रेशो। क्यों लिख रहे हैं सर ऐसा? क्योंकि मार्केट प्राइस निकालने का सिर्फ एक ही तरीका दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन में, P रेशो दिया हुआ है, 11 रुपये 11 पैसे का EPS निकाल लिया, उससे हम मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है सर, ध्यान देना। अब देखो 5 रुपये अगर 45% है तो 100% कितना हुआ? 11 रुपये 11 पैसे, और उसी का 55% डिविडेंड हो गया, यानी कि 6 रुपये 11 पैसे। ठीक है, अब P रेशो हमारा 8 क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है। अब यही सारी फिगर्स रखो। EPS हो गया 11 रुपये 11 पैसे, P रेशो हो गया आपका 8 इज इक्वल टू डिविडेंड हो गया 6 रुपये 11 पैसे डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, और ग्रोथ कहाँ है? हाँ, ग्रोथ क्वेश्चन में दी है 15% की। क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, क्या नहीं निकलेगा आपका आंसर? यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है आपको यहाँ पे। अब इसी चीज़ को सॉल्व करोगे 88.88 आता है, तो अल्टीमेटली ये वाला फॉर्मूला बनता है। वो आया क्या समझ में? 21.87% आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई। 21.87% आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई इस तरीके से। अब आपका ये सवाल आ सकता है, सर डिविडेंड में ग्रोथ क्यों नहीं ऐड करी? मैंने आपको क्लियरली बोला था, अर्निंग पर शेयर से, ध्यान देना, अर्निंग पर शेयर से अगर डिविडेंड निकल रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो D1 ही माना जाता है, अनलेस एंड अनटिल डिविडेंड स्पेसिफिकली दिया हो कि ये करंट डिविडेंड है, पास्ट डिविडेंड है, पिछले साल का है, जो भी है। अगर स्पेसिफिकली लिखा है तो D0 मानेंगे, अदरवाइज हम D1 ही मानेंगे। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे करी। अगर एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट 15 की बजाय 16% होती तो बताओ मार्केट प्राइस क्या होती विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने फर्स्ट पार्ट में निकाली, उसको सेकंड पार्ट में इस्तेमाल करो, ग्रोथ रेट 15 से 16 कर दो और फिर मार्केट प्राइस निकालो। तो ग्रोथ रेट 15 से 16 कर दी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने वही इस्तेमाल किया, तो हमारी नई मार्केट प्राइस आ गई। कैलकुलेशन समझाने की ज़रूरत है क्या? ये तो आप कर ही लोगे, 6 रुपये 11 पैसे डिवाइडेड बाय वो कैलकुलेशन। ठीक है, तीसरा पार्ट, अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही 20% है और एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट 19% है, तो अब मार्केट प्राइस बताओ। कितना आसान है, देखो 6 रुपये 11 पैसे, डिविडेंड तीनों जगह पे सेम था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदल दी, ग्रोथ रेट बदल दी, तो आपका आ गया मार्केट प्राइस। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते, ये सारे के सारे आपके थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है, जो एक्चुअल मार्केट प्राइस से आप कंपेयर करोगे। सर एक्चुअल मार्केट प्राइस आपकी इस क्वेश्चन में कितनी थी? 88.88, अगर उस हिसाब से जाया जाए तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क है, इसमें और कुछ नहीं है, ध्यान देना। पहली चीज़ तो जो अंडरलाइन करनी है वो है ये पेड लिखा है यानी D0 लिख लो। अ फर्म हैड बीन पेड डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर लास्ट ईयर भी लिखा है। चलो, तो ये D0 हो गया क्लियर। ग्रोथ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है। एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट जो आपको दी हुई है ना, वो दी है 5% की, ये रहा। अब आपको क्या डिसाइड करना है? मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी। ठीक है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो दी है 15.5% के। तो ध्यान देना मेरी बात को। सबसे पहले तो मार्केट प्राइस निकालने का ये फॉर्मूला है D0 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए मार्केट प्राइस निकालने के लिए। D0 जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 रुपये, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 15.5%। अब उन्होंने 3 ग्रोथ रेट दी है। पहली ग्रोथ रेट तो 5% दी है, उसके बाद बोलते कि अगर ग्रोथ रेट 8% हो गई तो मार्केट प्राइस निकालो। ग्रोथ रेट 3% पे गिर गई तो मार्केट प्राइस निकालो। तो आपको अल्टीमेटली ये 3 ग्रोथ रेट ले लेके अलग अलग 3 आंसर निकालने हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन बहुत आसान है, आगे सॉल्व करना भी बहुत आसान है। फिगर्स डालो बस आप,
₹2 और ये 15.50% जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये तो हर बार सेम रहेगा, आपकी ग्रोथ रेट हर बार बदलती जाएगी। तो 3 बार ग्रोथ रेट बदलो और तीनों आंसर निकाल लो। मैं आपको इसमें एक ट्रिक दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड में बदल दूँ ना, ध्यान देना कि अभी क्या है, हमारी ग्रोथ रेट है 5, 8 और 3%। अगर मैं क्वेश्चन में बोलता कि इट राइजेस बाय 8%, 8% से बढ़ गया, ध्यान देना, राइजेस टू 8% का मतलब होता है 8% तक ग्रोथ रेट हो गई है मेरी अब, और 8% से बढ़ गया यानी राइजेस बाय 8%। तो अगर बाय लिखा होता तो पहली ग्रोथ रेट तो आपकी 5% थी, दूसरी ग्रोथ रेट हो जाती 5 + 8 13%, क्योंकि बाय लिखा था। अगर वो बोलता फॉल्स बाय 3%, तो मैं बोलता ग्रोथ रेट 5 - 3 2%। तो फर्क देखो, टू और बाय लिखने का कितना फर्क है। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे जगह खाली है तो एटलीस्ट आप यहाँ पे इतना लिख के चलो, टू जहाँ पे लिखा है ना टू को ऐसी मार्किंग कर दो, और ऊपर में बाय लिख के ऐसी मार्किंग कर दो कि अगर बाय होता तो आप वो ग्रोथ रेट लेते, टू लिखा है तो ये ग्रोथ रेट लोगे। मैंने थोड़ा क्वेश्चन से हटके भी बता दिया। इंस्टीट्यूट बड़ी चतुरी है, बहुत स्मार्ट है। आपको अगली बार क्वेश्चन पूछेगी सेम टू सेम, पूरा सेम टू सेम रखेगी और एक वर्ड बदलेगी सिर्फ टू और बाय का, और पूरा आंसर बदल जाता है। सारे बच्चे ऐसे सॉल्व करके आएंगे क्योंकि उन्होंने यही रटा हुआ है, बस करे जा रहे प्रैक्टिस, करे जा रहे प्रैक्टिस। तो हमने तो 10 बार क्वेश्चन सॉल्व किया था। आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व भी कर लोगे, आप कॉन्फिडेंटली बाहर निकलोगे और आपको लगेगा आपको 60 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, बट एक्चुअल में आपको कम आएंगे। वो क्यों कम आते पता है? वो छोटी छोटी गलती आप करके आ जाते हो, इसलिए। तो बस ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 लेने के पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करता हूँ, जो अपना पुराना क्वेश्चन बचा हुआ था। मैंने बोला था ना थोड़ी देर बाद लूँगा ताकि थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती। अब आपको आसान जाएगा ये। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपनी हैड पेड डिविडेंड, पे कर चुके हैं सर, यानी कि ये है D0। अंडरलाइन करके सबसे पहले लिख लो, कंपाइलर में ही लिखना। लास्ट ईयर से भी आपको आइडिया आ जाता है कि ये पुराना डिविडेंड है, तो इसमें ग्रोथ ऐड होगी। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को अंडरलाइन करो, ऊपर लिखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि है 12%। What will be the market price of the share at the end of the year if there is no growth in the dividend? बिना ग्रोथ वाले डिविडेंड की मार्केट प्राइस इज वेरी सिंपल, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर ग्रोथ नहीं है तो D0 और D1 में कोई फर्क नहीं, जितना पिछले साल डिविडेंड बांटा था उतना इस साल बांटोगे, तो वो हो गया ₹2.5 डिवाइडेड बाय 20%। एम आई राइट? ₹12.5 आपकी मार्केट प्राइस होगी। बहुत आसान, विदाउट ग्रोथ डिविडेंड लेना है तो। दूसरा, डिविडेंड ग्रोज एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5% पर एनम इन परपेचुटी। अब बस इसी फॉर्मूले में ग्रोथ ऐड कर दो, तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D0 इन ब्रैकेट ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। बस आपको ग्रोथ ऐड करनी है। क्लियरली ये तो ₹2.5 पुराना था, तो न्यूमरेटर में 5% की ग्रोथ ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 5% की ग्रोथ डिडक्ट कर दो। ₹2.5 में 5% ग्रोथ ऐड कर दी, डिनोमिनेटर में डिडक्ट कर दी, आपकी मार्केट प्राइस आ गई ₹17.50। कोई दिक्कत नहीं, थ्योरेटिकल। कांस्टेंट डिविडेंड फॉर द फर्स्ट 5 years एंड देन ग्रोज एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5% पर एनम इन परपेचुटी। अब इसको थोड़ा समझो। उन्होंने बोला कि आज की मार्केट प्राइस निकालनी है, लेकिन पहले 5 सालों तक डिविडेंड में कोई ग्रोथ रेट नहीं है। पर उसके बाद परपेचुअली 5% से ग्रो होगा डिविडेंड। अब बताओ कैसे मार्केट प्राइस निकालोगे आज की? तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है D1, D2, D3, D4, D5, जो कि है सेम 5 साल में ₹2.5, ₹2.5, ₹2.5, ₹2.5 और ₹2.5। मार्केट प्राइस आज कैसे निकलती है? फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू।
तो फ्यूचर में जो कैश फ्लोज है वो है ये 5 कैश फ्लो तो क्लियर दिख रहा है कि 5 साल डिविडेंड मिलेगा। बट उसके बाद कैसे निकाले सर? उसके बाद तो परपेचुटी शुरू हो रही है। जहाँ से भी परपेचुटी शुरू हो रही है वहाँ पे मार्केट प्राइस निकाल लो। आप देखो, अगर यहाँ से परपेचुटी शुरू होती तो आप यहाँ पे मार्केट प्राइस कैसे निकालते? D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। बराबर बोल रहा हूँ? तो जहाँ से परपेचुटी शुरू हो रही है वहाँ पे मार्केट प्राइस निकाल लो। 5वें साल के बाद से शुरू हो रही है ना, तो आप एक काम करो, यहाँ पे मार्केट प्राइस निकाल लो 5वें साल की। और 5वें साल की मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपको चाहिए D6। याद रखना, कभी भी अगले साल की कैश फ्लो होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब है कि 5वें साल के बाद से जितनी भी कैश फ्लो है, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां जितने भी साल है, उन सब की डिविडेंड को डिस्काउंटिंग करके इस प्राइस में आ जाती है। उन सब डिविडेंड डिस्काउंट होके इस प्राइस में आ जाती है। यानी कि अगर आप मार्केट प्राइस 50 रुपये आ रही है 5वें साल के एंड की, अगर ये भी ले लो तो इसका मतलब होता है उसके बाद के सारी कैश फ्लोज आप ले चुके हो। सारी कैश फ्लोज उसमें आ जाती है। यहाँ पे भी तो वही मतलब होता है, फ्यूचर की सारी कैश फ्लोज इसमें आ जाती है। तो 6वें साल के आगे से जितनी भी कैश फ्लोज है वो MP5 में आ जाएगी। तो अल्टीमेटली आपको जो डिस्काउंट करना पड़ेगा वो है MP5। तो आपको सिर्फ 6 कैश फ्लोज डिस्काउंट करनी है MP0 निकालने के लिए। 2 हिस्सों में ये क्वेश्चन बढ़ गया। इसको बोलते हैं 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इसको बोलते हैं 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है, 2 स्टेज का मतलब पहला स्टेज था नो ग्रोथ स्टेज, जहां पे 5 सालों तक कोई ग्रोथ नहीं हुई, और दूसरा स्टेज था आपका ग्रोथ वाला। ठीक है सर, अब हमें मार्केट प्राइस निकालनी है, तो ध्यान देना इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं MP0 इज इक्वल टू, क्योंकि 5 साल सेम कैश फ्लो थी तो एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे। मैं ले लेता हूँ डिविडेंड 1 से लेके 5 का इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये हो गया पहला स्टेज मेरा। ये पहला स्टेज है जिसमें 5 साल कवर होते हैं, और उसके बाद परपेचुटी वाला कवर करूँगा, प्लस मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ 5th ईयर इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 5th ईयर बाय कितना परसेंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका? 20%। बताओ क्या ये मैं सही लिख रहा हूँ? अब आपको ये जब तक समझ नहीं आएगा तब तक तो मुश्किल हो जाएगी आपको आंसर निकालना। आपने ले लिया 2.5 रुपये। अब आपको कैलकुलेटर पे 5 सालों का डिस्काउंट रेट का एन्युटी निकालना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान देना कैसे निकालते हैं। अच्छा 1.20, अच्छा 1 डिवाइडेड बाय 1.20। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ध्यान देना, इक्वल्स टू दबाऊँगा और M+ दबाऊँगा, यानी कि पहले साल का फैक्टर मैंने मेमोरी में डाल दिया, और ऐसे मेरे को 5 सालों के फैक्टर की टोटल करनी है। तो मैं इक्वल टू M+ 2 बार 3 बार 4 बार और ये 5 बार दबा दिया। उसके बाद में MRC दबाता हूँ, ये पाँचों का टोटल आ गया। तो 5 साल का टोटल है आपका 2.9906 आ गया। इतना क्लियर। 5 साल के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अब आप आगे देखो, 5वें साल की मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे सर? D6 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ इनटू 5वें साल के फैक्टर की प्रेजेंट वैल्यू। 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है। अब आपको मैं फिर से इसको 0 करता हूँ, ध्यान देना, MRC क्लियर करके। मेरे को 5वें साल का चाहिए तो 5 बार इक्वल टू दबाऊंगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.20, 5 बार, 1 2 3 4 5, कितना आया? 0.4018। यह है 20% से 5वें साल का फैक्टर। अब और आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.50 इंटू 2.9906, तो यह आ जाता है 7.48 प्लस D6 कैसे निकालोगे सर? D5 में ग्रोथ ऐड करके
सही बोल रहा हूँ मैं? अब 7.48, D5 तो आपको पता है 2.5 था, ग्रोथ कितनी है 5% की, 0.20 का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ग्रोथ 5% की इंटू 0.4018। अब आप इसको एक ही बार में सब सॉल्व कर लोगे। 2.50 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 0.15, 15 आता है नीचे में, 20 में से 5 माइनस करें तो, मल्टीप्लाइड बाय 0.4018, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई 7 रुपये 3 पैसे। टोटल करोगे तो ये आती है 14 रुपये 51 पैसे। ये है सर आज की प्राइस। देखते हैं मैच करता है क्या। ये रहा 14 रुपये 52 पैसे। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे भी वही चीज़ करी हुई है। पहले 5 सालों का एन्युटी फैक्टर आया 2.991, उसको 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई किया, 5 साल सेम कैश फ्लो हो रही थी, तो ये और कुछ नहीं है, ध्यान देना, एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है। उसके बाद 5वें साल का फैक्टर लिया 0.402 और ये मार्केट प्राइस निकाली MP5, जिसमें D6 बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ लिया, तो ये आपका फाइनल आंसर आता है। अब ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, हमने जो अल्टीमेटली किया वो एक बार वापस से बताता हूँ आपको मैं। 1 2 3 4 5, अगर मार्केट प्राइस निकालनी है तो यहाँ के कैश फ्लो की, यहाँ के कैश फ्लो की, यहाँ के कैश फ्लो की, यहाँ के कैश फ्लो की और यहाँ के कैश फ्लो की तो प्रेजेंट वैल्यू आप लोगे ही लोगे, ये तो डिविडेंड हो गया। लेकिन उसके बाद के सारे कैश फ्लोज आपको मार्केट प्राइस 5 में मिल जाएंगे, जो आप 5वें साल के एंड पे निकालोगे। उसमें आप लोगे D6 बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, तो मार्केट प्राइस 5 तो निकल जाएगी, बट वो आज भी 5 साल दूर खड़ी है, तो इसको भी इधर लेके आ जाओ और अब इन सब की टोटल करो, तो आपका MP0 आता है। आया क्या समझ में? ये थोड़ा टेक्निकल है, 1-2 और क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको इसमें क्लैरिटी आएगी। अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो वो बस इतना सा है, फ्यूचर में मिलने वाले जितने भी कैश फ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, दैट कम्स टू योर मार्केट प्राइस। इसी को बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट देखो, constant dividend for the first 5 years and then shares is sold at a price of 20। ध्यान दो, ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें भी कांस्टेंट डिविडेंड पहले 5 साल के लिए बोला था, इसमें भी कांस्टेंट डिविडेंड पहले 5 साल के लिए बोला। इसमें बोला कि 5वें साल में हम ये शेयर 20 रुपए में बेच देंगे, बस यही पार्ट तीसरे वाले में नहीं बोला गया था, तो हमने निकाला। वो कितना आया ये भी मैं बता रहा हूं, वो सिर्फ इतना वाला पार्ट आप ले लो। एक बार मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, वो आता है 17 रुपये 50 पैसे। ठीक है, वो आता है आपका 17 रुपये 50 पैसे। इस केस में आ रहा था, नहीं दिया था तो निकाल लिया, और फोर्थ वाले पार्ट में दिया हुआ है, तो बस बात तो वही सेम हो गई। ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड फॉर द फर्स्ट 5 years एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर आफ्टर 5 years। तो आप देखना, ये पहले 5 सालों के कैश फ्लो की टोटल आ गई, 2.5 रुपये को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, और फिर जो 5वें साल में 20 रुपये था उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, 20 रुपये को 0.402 से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया 15 रुपये आपके 52 पैसे। हो गया आपका ये क्वेश्चन भी ख़त्म। चलिए सर एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ और सीधा हम फिर भिड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखते हैं उसमें कुछ नया सीखने लायक है क्या, थोड़ा ध्यान देंगे सर, और साथ साथ में चलते चलिए। मार्किंग ज़रूरी है सर, जितना भी आप नोट करते जाओगे अच्छी अच्छी चीज़ों को, गलतियों को, इम्पॉर्टेंट पार्ट को, कंपाइलर में तो रिवीजन में काफ़ी आसानी होगी। अगला क्वेश्चन आप मेरे साथ में लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहली चीज़ जो आप अंडरलाइन करेंगे उसके अंदर है वो है जस्ट डिक्लेयर्ड। ये वाला पार्ट, जस्ट डिक्लेयर्ड डिविडेंड का मतलब होता है वो D0 होगा। फ्यूचर यानी अगले साल का है तो वो तो 28 रुपये अगले साल का रहता, एक्सपेक्टेड, टू बी पेड, प्रपोज्ड, इन शब्दों से। लेकिन यहाँ जस्ट डिक्लेयर्ड लिखा है, यानी कि जब भी डिविडेंड दिया जाता है वो पिछले साल के लिए दिया जाता है, जो हो चुका है। आज अगर डिक्लेयर किया है इसका मतलब पिछले 1 साल के लिए डिविडेंड दिया जा रहा है। मिस्टर ए इज़ प्लानिंग टू परचेज द शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड anticipating increase in growth rate from 8 to 9%,
उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो 8% थी ग्रोथ, बट आगे से ग्रोथ रेट 9% होगी, तो ये 8% आपके कुछ काम का नहीं है। ऐसे एग्जैक्टली मार्किंग कर लो, 8 के सामने क्रॉस लगा दिया, 9 के अंदर में आपने राइट मार दिया। यानी कि बस वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। जो लेना है वो है 9%, विच विल कंटिन्यू फॉर 3 ईयर्स। तो ये जो ग्रोथ रेट है ये सिर्फ 3 साल तक होगी, उसके बाद क्या होगा देखते हैं। ही ऑल्सो एक्सपेक्ट्स द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर टू बी 720 आफ्टर 3 ईयर्स। जस्ट अभी एक क्वेश्चन गया था ऐसा जिसमें चौथा पार्ट था कि 5 साल तक कोई ग्रोथ नहीं होगी और उसके बाद 5%, उसके बाद जो मार्केट प्राइस है वो 20 रुपीज़ होगी 5 साल बाद जिस प्राइस पे हम बेचेंगे। यहाँ पे लिखा है 720 रुपये में आप वो शेयर्स बेच दोगे, लिखा है नहीं, बेचने का नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये लिखा है कि प्राइस उसकी 3 साल बाद 720 रुपये होगी। यानी कि अगर किसी को बेचना है तो इतने रुपए उसको मिल जाएंगे। तो आप जस्ट इमेजिन करो, आज से शुरू होता है 28 रुपये में 28 रुपीज़ में 9% ऐड करो पहले साल का डिविडेंड, फिर 9% ऐड करो दूसरे साल का डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 18 बेस्ट है ऐसे लेना, 1 2 3। तो पहले साल का डिविडेंड आ जाएगा आपका 28 में आप कितना ऐड करोगे, 9% का ग्रोथ रेट, तो वो हो गया 30.52, फिर प्लस 9% 33.27, प्लस 9% 36.26, और उसके बाद 720 रुपये में आप ये शेयर बेच दोगे। यानी कि 720 रुपये में बेच सकते हो। आगे आपको क्या निकालना है कि मैक्सिमम अमाउंट मिस्टर ए ने पे करना चाहिए शेयर्स खरीदने के लिए। कब कब? अगर आगे के सारे डिविडेंड चाहिए तो शेयर्स तो आज ही खरीदना पड़ेगा ना सर। और आज जो मैं पे करूंगा अमाउंट वो क्या होनी चाहिए, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू कौन से रेट से निकाली जाती है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटलाइजेशन रेट, डिस्काउंट रेट, और क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। है 4 नाम अलग अलग है, जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है 13% की। ये रहा। तो काफ़ी कहानी आसान हो गई यहाँ पे तो हमारी। यस सर, तीनों साल के आप डिविडेंड निकाल लो, ईयर 1 ईयर 2, 9% की ग्रोथ ऐड करके। ध्यान देना, अब उन्होंने 28 पे 9% ऐड किया, 30.52 आया, और 28 पे ही 9% ऐड किया टू द पावर 2 करके, यानी कि 2 साल का, तो 33.27 आया। एक और तरीका है ना, जो आंसर आया 30.52 उसी में ही अगर और 9% ऐड कर देते तो ऑटोमेटिकली ये फिगर आ जाती। तो 33.27 लाने के 2 तरीके, इसमें 9% ऑलरेडी ऐड था ही ना 30.52 में, तो और 9% ऐड करके इधर आ गए। तो आप ये ऐसे ले जाओ या ऐसे, आपका आंसर सेम आता है। कंपाइलर में ये भी नोट कर लो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए ना, एक तो ये तरीका हो गया और एक ये तरीका हो गया 33.27 लाने का। आगे बढ़े, अब तीसरे साल का भी आ गया 36.26। तीनों साल की जो डिविडेंड है ये देखो, इन तीनों साल की डिविडेंड को आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है 13% से, हर साल का फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, और 720 को भी लाना है। आप चाहो तो इन दोनों को टोटल करके एक ही फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोनों तीसरे साल के एंड में देखो ये रहा, पहले साल का डिविडेंड पहले साल का फैक्टर, दूसरे साल का डिविडेंड दूसरे साल का फैक्टर, तीसरे साल का डिविडेंड तीसरे साल का फैक्टर, तीसरे साल की प्राइस और तीसरे साल का फैक्टर। आप नोटिस करोगे ये दोनों फैक्टर सेम है, 0.693 यानी कि आप दोनों अमाउंट को टोटल करके एक बार मल्टीप्लाई कर सकते थे तो भी आंसर सेम आता। यहाँ पे उन्होंने आपको बेटर क्लैरिटी होनी चाहिए बोल के पूरा का पूरा अलग से लिखा। आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ये आपकी आ गई शेयर की प्राइस। आपने मैक्सिमम इतना पे करना चाहिए। क्वेश्चन इज क्यों, क्योंकि आपको फ्यूचर में प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो इससे ज़्यादा आज शेयर खरीदने के लिए देना भी नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन था जहां पे सर 3 साल के लिए ग्रोथ हो रही थी। अब दूसरा पार्ट देखो, मैक्सिमम प्राइस मिस्टर ए विल बी विलिंग टू पे फॉर शेयर इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द 9% ग्रोथ
कैन बी मेंटेन्ड इनडेफिनेटली, अंडरलाइन करो इनडेफिनेटली, और ऊपर में लिखो परपेचुअल। क्या मतलब होता है इनडेफिनेटली का? परपेचुअल। पहले वाले पार्ट में तो उन्होंने बोला 3 साल तक ग्रोथ होगी 9% की, और फिर 720 में बिकेगा, या फिर 20 रुपये में 720 प्राइस होगी। यहाँ तो भैया इनडेफिनेटली है, परपेचुटी है, तो परपेचुटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। परपेचुटी वाला कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड 1+G डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी -G। क्यों मैंने D0 इंटू 1+G लिया? क्योंकि क्वेश्चन में D0 दिया हुआ है स्पेसिफिकली, तो मैंने ले लिया। आप 28 में 9% ऐड करो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13%, 13 ही है ना, राइट, और 9% की ग्रोथ, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। हम देखते हैं साइड वाले पार्ट में, ये देखो D0 में 9% ऐड किया तो 30.52 आ रहा, 28 नहीं लिया उन्होंने, 28 में 9% ऐड करा, और ये आंसर तो आपका 763। कोई दिक्कत है बताओ इसमें? ऊपर वाला पार्ट भी ये और कुछ नहीं, D0 इंटू 1+G ही है। ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट देखो, द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द 3 ईयर। अब आपको वो आज की प्राइस नहीं पूछ रहे, ध्यान देना, यहाँ पे उन्होंने MP0 पूछा, यहाँ पे उन्होंने MP0 पूछा, यहाँ पे वो MP3 पूछ रहे हैं, और MP3 निकालने के लिए उसके अगले साल का डिविडेंड लिया जाता है। इफ 9% ग्रोथ रेट इज अचीव्ड एंड अज्यूमिंग द अदर कंडीशन रिमेनिंग सेम एज इन 2 अबव। और क्या कंडीशन थी इसमें? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13% होगा, यही तो कंडीशन थी ना, एज इन 2 अबव, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 13% होगा। अब वो बोल रहे हैं सिंपल सी बात है सर, कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला वापस लगेगा। उन्होंने आपको MP0 नहीं पूछा, अब वो बोल रहे हैं MP4 बताओ। ठीक है, अब MP4 के लिए हमें डिविडेंड 5th ईयर का चाहिए होता है। डिविडेंड 5th ईयर का कब निकलेगा? जब, सॉरी 5th नहीं, MP4 भी नहीं है, सॉरी, ये आ जाएगा आपका MP3। 3 निकालना है, मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ 3 निकालने के लिए आपको डिविडेंड 4th ईयर का चाहिए, और 4th ईयर के डिविडेंड के लिए 3rd ईयर के डिविडेंड में ग्रोथ ऐड करनी पड़ेगी। ध्यान देना, MP3 इज इक्वल टू D4 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। D4 यानी कि D3 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13%, ग्रोथ रेट 9% इंडेफिनेटली दिया है 1.09। बात आती है D3 की। D3 कैसे निकालोगे सर? D3 आपने इस तरीके से निकालना है, इस तरीके से कि इसके अंदर, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके अंदर D3 क्या आ रहा था आपका? 9% इन्होंने क्लियर बोला, द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, अगर 9% ग्रोथ रेट अचीव की जाती है, और वो भी इनडेफिनेटली, क्योंकि एज इन 2 अबव बता रहा है। तो आप सिंपल सा फैक्ट है, आपका D0 था 28, D1 में आपने 9% ऐड करा तो 30.52 आया था, ये देखो, फिर 9% ऐड किया, और D3 आपका जो आ रहा था वो था 36.26। यही आपको लेना है, 36.26 आप ले लो यहाँ पे, ये रहा 36.26। उसमें ये तो हो गया सर D3, इसमें ग्रोथ ऐड करोगे तो D4 आएगा, एम आई राइट? फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ग्रोथ, नीचे में आपका प्राइस आ गया, रेडी है, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन है, जैसा ये वाला था ना वैसा ही ये वाला है, सिर्फ एक ही फ़र्क है, ये 0 पॉइंट पे निकाल रहे हो, ये 3rd ईयर के एंड में निकाल रहे हो। क्योंकि 0 पॉइंट पे निकाल रहे हो तो उसके अगले साल का डिविडेंड ले रहे, यहाँ 3rd ईयर में निकाल रहे हो तो उसके अगले साल का डिविडेंड ले रहे हो, और कुछ भी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा आप करके देखो, अब आइडिया आएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ही नहीं वो। क्वेश्चन नंबर 20 हम लेते हैं, उसमें सेकंड वाला पार्ट ही है ज़्यादा समझाने लायक। एक कंपनी है जिसका अर्निंग पर शेयर है 2.5 फॉर द लास्ट ईयर, ये रहा, ये ध्यान में रखो, ठीक है, और डिविडेंड पर शेयर है 1 रुपये का। अर्निंग इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 2% अ ईयर इन लॉन्ग रन, तो ये हो गई ग्रोथ रेट।
करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 7 टाइम्स इट्स अर्निंग। इसका क्या मतलब होता है? ट्रेडिंग एट 7 टाइम्स का मतलब होता है यह है पी रेशो। ट्रेडिंग का मतलब है कि ये किस प्राइस पे बिक रहा है, वो अपनी अर्निंग के 7 गुना प्राइस पे बिक रहा है, ये आपको लिखा हुआ है। अब आपको अगर पी मल्टीपल का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो आप कभी ये पता नहीं लगा पाओगे कि उसका मतलब पी रेशो होता है। पी रेशो का मतलब भी तो यही होता है कि अपनी अर्निंग के कितने गुना मार्केट में प्राइस चल रही है। 7 गुना चल रही है सर। इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्या बोलते हो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आप एस्टिमेट करके बताओ पी रेशो यूजिंग गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। अरे सर पी रेशो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से कैसे निकाली जा सकती है? सबसे पहले तो सर अगर आपको पी रेशो निकालना है तो ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, इट इज़ मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। फॉर्मूला लिख लो। जब आपको नहीं समझ में आता ना कि कैसे निकालना है, आप उस चीज़ का फॉर्मूला लिख लो वहाँ पे। अब आपने फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ पे एक चीज़ पता चल गई कि यार ईपीएस तो ₹2.5 का हमें पता है, मार्केट प्राइस निकालनी है सिर्फ, और मार्केट प्राइस आप निकालोगे गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से। अब गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल क्या बोलता है? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। यही बोलता है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। और आपको निकालनी है मार्केट प्राइस। देखो डिविडेंड कितना? ₹1 का, जो कि 2% से ग्रो होगा। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ लिखी हुई थी कि पिछले साल के लिए अर्निंग पर शेयर ₹2.5 का था और डिविडेंड पर शेयर ₹1 का था, तो हम ₹1 को भी D0 ही मानेंगे। पिछला साल फॉर द लास्ट ईयर को आप बॉक्स डालोगे तो वो D0 हुआ, उसमें 2% ग्रोथ ऐड करी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% दी हुई है, 2 माइनस करा, तो आपका आंसर आ जाता है ₹8.50। तो मार्केट प्राइस कितनी होगी सर? ₹8.50। आप ये ₹8.50 यहाँ रखो, डिवाइडेड बाय ₹2.5 का ईपीएस, आपका पी रेशो आ गया। 3.40 के आगे लिख लो टाइम्स, कभी भी ध्यान रखना टाइम्स, ये टाइम्स में आता है आंसर, 3.40 टाइम्स। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट इम्प्लाइड बाय द करंट पी रेशो। करंट पी रेशो तो 7 गुना है, मतलब 7 गुना पी रेशो को अगर ध्यान में रखा जाए तो ग्रोथ रेट कितनी है? बहुत ही सिंपल सर, बहुत ही सिंपल। ग्रोथ रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है रिटेंशन रेशो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी, या फिर B इंटू आर। ना आपको रिटेंशन रेशो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ना रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है, तो ग्रोथ रेट यहाँ से तो नहीं निकाल सकते। दूसरा फॉर्मूला ये खुद है सर, अगर इसमें बाकी सब कुछ मिल जाए तो ग्रोथ रेट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता कि करंट पी रेशो के अगर ध्यान में रखा जाए तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट क्या होगी? बहुत सिंपल है, अगर हम करंट पी रेशो को ध्यान में रखें जो कि 7 है, तो इसके हिसाब से हम मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं जो कि हमें फॉर्मूले में चाहिए। मार्केट प्राइस इज नथिंग बट पी रेशो मल्टीप्लाइड बाई ईपीएस। पी रेशो वो बोलता 7 ले लो, अर्निंग पर शेयर 2.5 ले लो। अगर ये ले हम तो हमारा आंसर आता है 17.5। अब आप इस पूरे फॉर्मूले में 17.5 मार्केट प्राइस रख दो, ग्रोथ अपने आप निकल आएगी आपकी। ध्यान देना, 17.5 रखा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनका, ये प्राइस इज इक्वल टू D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। 17.5 इधर रख दिया प्राइस, ₹1 का डिविडेंड, 1 प्लस ग्रोथ ब्रैकेट में, फिर नीचे भी -0.14 माइनस ग्रोथ। अब उस इक्वेशन को सॉल्व करो। चलो मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। 17.5 इज इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ 0.4 माइनस ग्रोथ। डिनोमिनेटर वाला पार्ट पूरा लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ₹2.45 माइनस 17.5 इंटू ग्रोथ इज इक्वल टू 1 प्लस जी। ठीक है, अब ये 17.5 को उधर भेज दो, ₹1 को इधर ले आओ, तो हो जाता है ₹1.45 इज इक्वल टू ₹18.50 इंटू ग्रोथ। अब ₹18.50 को उधर ले जाओ, तो ग्रोथ इज इक्वल टू 1.45 डिवाइडेड बाय ₹18.50 इंटू 100 कर दो, तो वो आती है कुछ 7.84%।
सॉल्व करने का बस अलग अलग तरीका है। अब देखो मैंने जो लिखा वो यहाँ पे जो लिखा है थोड़ा वेरी कर रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली इट कम्स टू द सेम आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। करंट स्टॉक प्राइस, करंट का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस 0, नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड, अंडरलाइन करो सर नेक्स्ट ईयर को, ये हो गया D1, इसका मतलब इसके अंदर ग्रोथ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कैपिटलाइजेशन रेट को KE, इसी को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, इसी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट रेट। अर्निंग्स का रिटेंशन रेशो यानी कि B 50%। क्या कैलकुलेट करने बोला है, सबसे पहले तो उन्होंने बोला ग्रोथ रेट बताओ। ठीक है, ग्रोथ रेट निकालने के लिए हमें चाहिए होता है B इंटू आर। B तो हमारे पास है, R नहीं पता, और इनफैक्ट R तो उन्होंने निकालने बोला है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। सेम किस्सा यहाँ पे था, तो हमने कैसे निकाला, गॉर्डन्स फॉर्मूले से, वही चीज़ बस यहाँ पे करनी है। ये देखो, आज की मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। मार्केट प्राइस आपको दी है, अगले साल का डिविडेंड भी दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दी है, तो आप ग्रोथ निकाल लोगे जो कि आएगा तकरीबन 5.85। अब उन्होंने बोला रिटर्न ऑन इक्विटी निकालो, तो ग्रोथ का ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो आप। आपका ग्रोथ कितना आया, 0.0585 यानी 5.85%। रिटेंशन रेशो वो बोलता है 50% है, आपका ROE आ जाएगा इससे। 50% को उधर भेज दो, कुछ 11 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आएगा, ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 22 अब आपका आएगा, डिस्कस करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 22। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, एक कंपनी है XP लिमिटेड फॉर द ईयर 2018। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। इक्विटी शेयर कैपिटल जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है वो है 200 लाख के, तो इससे आप नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हो। 200 बाय 10 करोगे, आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 20 लाख। रिजर्व सरप्लस आपको 600 लाख का दिया हुआ है, और 600 और 200 मिला के टोटल इक्विटी कैपिटल होता है 800 का, यानी कि पूरा इक्विटी कैपिटल कितना है, मैं अगर क्वेश्चन में बोलूँ तो वो है 800 लाख का। डिबेंचर्स आपको 10% के दिए हुए हैं, 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले 350 लाख। तो इससे दो चीज़ें निकलती है कि डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है वो आता है कुछ 10% यानी कि 35 लाख रुपए एक साल का, और जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है वो है 350 लाख बाय 100 यानी कि तकरीबन 3.5 लाख डिबेंचर्स। ठीक है, अब ये 800 और 350 अगर आप 800 ही है ना, 600 200 800 और 350 अगर आप टोटल करो तो साढ़े बोलता हूँ 800 और 350 अगर आप टोटल करो तो वो 1150 का टोटल आपका कैपिटल आता है। ठीक है, टोटल कैपिटल 1150। उसके बाद टोटल असेट्स है आपके 1200 लाख के। असेट टर्नओवर रेशियो आपका 2 बार है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितने असेट्स है वो कितनी बार टर्नओवर में कन्वर्ट होते हैं। तो टर्नओवर, इसका फॉर्मूला एक तो आपको याद रहना चाहिए, कन्फ्यूजन यही होता है, टर्नओवर डिवाइडेड बाय असेट्स इज इक्वल टू 2। अब भले ही असेट्स पहले लिखा है, टर्नओवर बाद में लिखा है, बट अपने मन से तो आप फॉर्मूला बनाओगे नहीं। इसका मतलब क्या होता है ये समझ में आता है तो फॉर्मूला बन जाता है। असेट टर्नओवर रेशियो का मतलब आपके पास अगर 5 रुपए के असेट है, आप उसको 2 बार सक्सेसफुली टर्नओवर में रोटेट कर सकते हो अगर साल भर में, यानी कि आपने 5 रुपए के असेट्स को 10 रुपए के टर्नओवर में कन्वर्ट करा। या फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, मान लो आपका टर्नओवर है 100 रुपये का और आपका असेट है 50 रुपये का। इसका मतलब इन 50 रुपये के असेट्स को इस्तेमाल करके आपने 100 रुपये का टर्नओवर बनाया साल भर में, यानी कि आपने असेट्स को टर्नओवर में कितनी बार कन्वर्ट करा, 2 बार, 50 और 50, तब जाके तो 100 हुआ ना। तो असेट टर्नओवर रेशियो 2 बार है, तो इसका मतलब आप टर्नओवर निकाल सकते हैं क्या? यस सर। असेट कितने हैं? 1200, यहाँ रख दो आप 1200 इंटू 2, तो आपका टर्नओवर यहाँ पे आ जाएगा 2400 लाख। ठीक है सर, एक और चीज़ आ गई अपनी आगे। टैक्स का रेट दिया है 30%, ये किस पे लगता है सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लगता है। ऑपरेटिंग मार्जिन, ये रहा आपका प्रॉफिट,
10% का। मार्जिन किसका निकालते हो आप? सेल्स का निकालते हो हमेशा। तो आपका मैं बोल सकता हूँ पीबीटी आ जाएगा अराउंड 240 लाख का। देखते हैं थोड़ा ऊपर नीचे और आगे डिटेल दी गई तो फिगर्स बदल भी सकती है। आगे आपका 240 का ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है, बट ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं बोल सकते इसको, रुको, ऑपरेटिंग बोला है उसने, सिर्फ मार्जिन नहीं बोला। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% का होता तो 240, यानी मेरा ये बोलना है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया होता तो वो होता पीबीटी, लेकिन उन्होंने ऑपरेटिंग बोला, यानी कि ऑपरेशन से रिलेटेड सारे खर्चे माइनस होने के बाद उसके अलावा अगर कोई खर्चा है फाइनेंसिंग से रिलेटेड, डिवेंचर इंटरेस्ट, उसके पहले ऑपरेशन से रिलेटेड सारे खर्चे माइनस होने के बाद का प्रॉफिट, तो ये आपका आएगा ईबीआईटी या पीबीआईटी बोलो, जो कि आता है 240 लाख का, 10% ऑफ द टर्नओवर। डिविडेंड पे आउट रेशो, जो भी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसका 20% विल बी द डिविडेंड। मार्केट प्राइस अभी की आपको 28 रुपये दी हुई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आपको दिया हुआ है। आगे बढ़े। अब उन्होंने बोला कि आप सबसे पहले जो काम करना है वो है सर इनकम स्टेटमेंट तैयार करो। इनकम में सबसे पहले हम सेल्स लेंगे, यानी कि टर्नओवर 2400 लाख का, उसके बाद उसके खर्चे लेंगे। अब ऑपरेटिंग मार्जिन 10% का है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90% के हो गए सर हमारे। उसके बाद ईबीआईटी आ जाएगा, यानी कि आपका टर्नओवर। अब हम आगे अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान देना। सेल्स 2400 का आ गया आपका, यहाँ पे पूरी वर्किंग दी हुई है, यही सारा अभी हमने कैलकुलेट करा, तो मैं यहाँ से लेना चालू करता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका 90% आ गया, ईबीआईटी आपका 10% आ गया 240, इसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो इसी ईबीआईटी को ध्यान देना, इधर मार्किंग कर लो, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग का मतलब ही होता है सर ऑपरेशन से रिलेटेड सारे खर्चे माइनस होने के बाद का प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट भी सर खर्चा है, लेकिन ये ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, इसको हम फाइनेंसिंग चार्ज कहते हैं। ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस नहीं है। तो उसमें से आपने ये माइनस कर दिया, ईबीटी आ गया 205 का, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया, टैक्स में से माइनस करने के बाद आपका ईएटी आ गया। अब यही ईएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जिसका 20% आपने डिविडेंड बांटा, और रिटेन्ड अर्निंग्स ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 80%। ठीक है, ये आपका सबसे पहला वाला पार्ट हो गया, इनकम स्टेटमेंट तैयार करना। इनकम स्टेटमेंट में ध्यान रहे आपने कहाँ से शुरू करा था? सेल्स से शुरू करा था, तो आपका पूरा पिक्चर आना चाहिए। सेल्स के बाद खर्चे, खर्चे के बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, उसके बाद प्रॉफिट, फिर उसमें से टैक्स, टैक्स में से डिविडेंड, ऐसा पूरी सीक्वेंस आपकी आनी चाहिए समझ में। उसके बाद उन्होंने बोला ग्रोथ रेट, विच इज़ नथिंग बट बी इंटू आर। बी यानी रिटेंशन रेशियो, जो कि अभी अभी हमने देखा 80%, और रिटर्न ऑन इक्विटी। अब बताओ रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है। सिंपल सी बात है सर, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब हो गया न्यूमरेटर में ले लो रिटर्न, डिनोमिनेटर में ले लो इक्विटी। तो रिटर्न आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इक्विटी हो गया 800 लाख का, पूरा कैपिटल देखना। तो देखना यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट करा होगा, नहीं करा, यहाँ होगा फिर दूसरे वाले पार्ट में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, नेटवर्थ में आपका आ गया इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो देखो 143.5 का आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स, यही वो अर्निंग है जो इक्विटी वालों में बटनी है। न्यूमरेटर में जो अर्निंग ले रहे हो वो इक्विटी वालों की होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में जो कैपिटल ले रहे हो वो भी इक्विटी वालों का ही होना चाहिए। तो हमने ले लिया, और हमारी ग्रोथ रेट, हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी आ गई 17.94%। अब हमने रख दिया यहाँ पे, ये लिखो या फिर आप लिखो बी इंटू आर, यानी कि 80% इंटू 0.1794, आपका आंसर आएगा। ग्रोथ रेट आपकी 14.35%, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। अब सस्टेनेबल का मतलब आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, सस्टेनेबल किसको कहते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में। आगे बढ़े। डिटरमाइन द फेयर प्राइस ऑफ द कंपनी यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ओके, फेयर प्राइस
यहाँ पे हम क्लियरली निकाल सकते हैं मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। आपके पास में ग्रोथ आ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में 18% दी है, सिर्फ आपको D0 निकालना है और वो भी आप निकाल सकते हो। ध्यान देना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 20% तो टोटल डिविडेंड है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो, ये जो 20 लाख है, तो हर शेयर का डिविडेंड आ जाएगा आपका। ये देखो आपका डिविडेंड कितना आया था पिछले वाले पेज पे 28.7 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर से करोगे तो हर शेयर का डिविडेंड इतना आ गया। अब आप इसमें रखो कि एक शेयर का डिविडेंड इतना, ग्रोथ रेट इतनी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतनी और आपकी ग्रोथ रेट माइनस कर दिया तो आपका आ गया प्राइस। बहुत ही सिंपल हुआ कहानी, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें समझने लायक ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई हमारी फेयर प्राइस। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अब क्वेश्चन बोलता है आप अपना ओपिनियन दो कि जो कंपनी की करंट शेयर प्राइस चल रही है 28 रुपये, उसका क्या करें। बहुत सिंपल है सर, आप आखिरी में ले जाके ये बोलोगे कि देखो भाई साहब, एक्चुअल मार्केट प्राइस जो कंपनी के शेयर की है वो 28 रुपये क्वेश्चन में दी हुई है, थेरोटिकल मार्केट प्राइस जो है वो है 44.93। अब आप क्लियरली बोल सकते हो कि एक्चुअल मार्केट प्राइस थेरोटिकल मार्केट प्राइस से कम है। जब हमें लग रहा है कि वो शेयर 44.93 में बिकना चाहिए और वो मार्केट में एक्चुअल में 28 में ही मिल रहा है, तो सस्ता मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो अंडर वैल्यूड है। हम क्या बोलेंगे, वो अंडर वैल्यूड है। इसके साथ पूरा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। देखो आपको दो चीज़ें हो सकती है यहाँ पे, बहुत बार आपको ये लगेगा कि अरे सर तो जो आंसर दिया उसी को ही पढ़ के बता रहे। जहाँ जहाँ बहुत आंसर इजी है, कैलकुलेशन इजी है, वहाँ मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना भी बोलने की ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो, फिर भी मैं उस चीज़ को एक बार समझा देता हूँ। मैं आपको हर वो पॉइंट समझाऊंगा जहाँ पे आपको वैल्यू एडिशन होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अंडर वैल्यूड दिया था फोर्थ वाले पार्ट में, बट वो कैसे निकलता है वो तो मेरा एक्सप्लेन करने का काम है ना, वो मैं ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के लिए B/R चाहिए। आप हमेशा वो यही वाला फॉर्मूला थोड़ी इस्तेमाल करोगे, इसमें कुछ और दिया हुआ है, मान लो ROE इन ब्रैकेट 1 माइनस B, अल्टीमेटली वहीं पे आना चाहिए हमने। ठीक है, ऐसा है, जहाँ जहाँ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आएगी वहाँ वहाँ मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। ये आप होमवर्क ले लो, सिमिलर नेचर का है, तो 23 आपका होमवर्क चला जाएगा। 23 होमवर्क चला गया। अब हम देखेंगे सर 24 में बहुत सिंपल सी बात है, आपको सस्टेनेबल ग्रोथ रेट निकालनी है, यानी कि अभी भी अपना B/R वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और इसमें हमें B और R दोनों निकालना है, वो भी बोथ द प्रपोजल्स। तो काफ़ी मज़ा आएगा इसमें, आओ देखते हैं।